बात करें रोटेशन की, तो रोटेशन का मतलब अब पहले थोड़ी थोड़ी बातें बिल्कुल बेसिक शुरुआत करते हैं। आइए भाई, याद करो हम लोगों ने जब कभी किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास का डिस्कशन किया, सेंटर ऑफ मास एक बॉडी के अंदर ऐसा, ए बच्चे बातें नहीं, बिल्कुल फोकस हो जाओ बोर्ड की तरफ, टेक इट आओ, गर्दन सीधी। याद करो अगर हमारे पास कोई स्मूथ सरफेस है, बातचीत है बेटा, केवल अपने आप पर फोकस करो। हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है और इस स्मूथ सरफेस के ऊपर हमने कोई बॉडी रख दी, ये लीजिए ये बॉडी रख दी। इमेजिन करो अगर बॉडी सिमेट्रिकल शेप की है, सममित आकृति की है, तो इसका यहां कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। और बॉडी के सेंटर ऑफ मास को टारगेट करके अगर आपने इस बॉडी पर फोर्स लगाया और आगे भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो हमारे हिसाब से बॉडी अपनी लोकेशन चेंज कर देगी। यानी सेंटर ऑफ मास को टारगेट करके फोर्स लगाओगे तो बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लेकिन अगर आपका टारगेट सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हुआ, सोच समझ के बताना, ये है इसका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास से हमने थोड़ा सा ऊपर फोर्स लगा दिया। आप इसको विज्ञान की भाषा में कह सकते हैं, फिजिक्स की भाषा में कह सकते हैं कि जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, फोर्स के काम करने का लाइन ऑफ एक्शन है, वो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से कुछ डिस्टेंस से जा रहा। सुनना, इस वाले केस में क्या है, जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है वो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा। इस वाले केस में क्या है, जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, फोर्स के काम करने वाली लाइन है, वो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से किसी डिस्टेंस से जा रही। तो जो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से किसी डिस्टेंस से जाएगी वो टॉर्क क्रिएट करेगी। और टॉर्क का बहुत जनरल सा रिजल्ट है अभी के लिए, टाउ इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाई डी परपेंडिकुलर। अभी के लिए रफली टॉर्क मतलब घुमाने वाला फैक्टर, तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसके बीच की? फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से लेकर के एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की। किसके बीच की? फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से लेकर के एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की। सरल भाषा में आते हैं, बॉडी का सेंटर ऑफ मास को टारगेट करके फोर्स लगाया, बॉडी ट्रांसलेट करेगी। क्या करेगी? ट्रांसलेटरी मोशन। सुनो ध्यान से, बॉडी के सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा नीचे फोर्स लगाओ, ये फोर्स क्या डेवलप करेगा? टॉर्क। फोर्स का पर्पस क्या होता है? फोर्स का पर्पस होता है F इज इक्वल टू ma। इसको पढ़ के देखते हैं। किसी मैसिव बॉडी पर अगर आप फोर्स लगाओगे तो बॉडी में क्या आएगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कई सारे काम करना जानता है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में ला देगा, तो ये बॉडी के अंदर मोशन डेवलप करेगा और ऐसा मोशन डेवलप करेगा कि बॉडी अपनी लोकेशन चेंज करेगी, बॉडी ट्रांसलेट करे। तो जिस तरीके से सेंटर ऑफ मास को टारगेट करने वाला फोर्स बॉडी को डिस्प्लेस कर सकता है, उसी तरीके से सेंटर ऑफ मास से किसी फिक्स डिस्टेंस पे काम करने वाला फोर्स टॉर्क डेवलप करेगा। और टॉर्क का पर्पस बॉडी को डिस्प्लेस करना नहीं, बल्कि बॉडी को अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देना है। छोटी छोटी थीम बनती जा रही है। डॉक्टर बिल्कुल सुनना है तुम्हें 5 मिनट। अब जरा बताओ, आपने कहा सिंपल सी बातचीत, अगर हम एग्जांपल लें ट्रांसलेटरी मोशन का, तो ट्रांसलेटरी मोशन में जो मोशन कॉज करने वाला फैक्टर है वो आपका फोर्स है। बिना प्रयास किए, बिना फोर्स लगाए, बिना मोमेंटम में चेंज किए आप बॉडी की सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते। तो इस वाले केस में, ट्रांसलेटरी मोशन के केस में, जो मोशन को कॉज करने वाला फैक्टर है वो कौन है? फोर्स है। तो रोटेटरी मोशन के केस में मोशन को कॉज करने वाला फैक्टर कौन है? टॉर्क है। फोर्स में कौन आएगा? आपने कहा सर फोर्स का मतलब सीधे एफर्ट, जबकि टॉर्क में कौन कौन आएगा? एफर्ट भी आएगा, फोर्स भी आएगा, साथ ही साथ फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पर काम कर रहा है ये बात भी आएगी। और जरा सुनो, और आसान बात करते हैं। हमने कहा हमारे पास दो व्हीकल है, दो बॉडी, और दोनों बॉडी में हम ऐसा कह लें कि दोनों बॉडी में एक का मास, या ऐसा कह लें एक जीप है हमारे पास, या एक कार है हमारे पास, एक बस है, और दोनों में बराबर एफर्ट किया। हम एक कॉमन आदमी है जिसके पास कॉमन बल लगाने का एफर्ट या कॉमन एफर्ट करने की क्षमता है, तो हमने एक हाथ लगाया ट्रक पे और एक हाथ लगाया कार पर, और दोनों पर बराबर फोर्स के साथ एफर्ट किया। आंसर दीजिए, किसमें मोशन जल्दी डेवलप हो जाएगा? कार में, क्योंकि कार का मास और जिसका मास कम उसका इनर्शिया भी, और इनर्शिया का सीधा कनेक्शन होता है बॉडी के आलस्य से, लेजीनेस से। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि अगर हम बराबर एफर्ट करें, किसमें? कार में और ट्रक में, तो जिसका मास कम है उसका इनर्शिया भी कम है, उसकी लेजीनेस कम है, तो जिसका इनर्शिया कम है वो अपना स्टेट चेंज जल्दी कर लेगा। ट्रक के साथ क्या समस्या है? ट्रक का मास कैसा? ज्यादा, और जिसका मास ज्यादा उसमें आलस्य भी ज्यादा, अपनी स्टेट चेंज जल्दी करेगा कि टाइम लेगा? टाइम लेगा। कोई डाउट तो नहीं? अब जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में आप जो भी एफर्ट करते हो, फोर्स लगाते हो, उस फोर्स का करेक्शन किससे होता है? मास से।
जितनी हैवी बॉडी होगी उसको एक्सेलरेट करने के लिए उतना हैवी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। वैसे याद करो, अगर बॉडी रोटेट करनी है तो जितना हैवी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो इन सब बातों में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नाम का फैक्टर आएगा। इससे पहले एक एक लाइन दोनों में लिख लें, लिखे जरा। एक फोर्स, रोटेशन की पहली लाइन लिखेंगे आप, रोटेशन की पहली लाइन नंबर 1, लाइन लिखे नहीं बल्कि फोटो देख के बनाओ। ये देखिए स्मूथ प्लेन, ये उसके ऊपर बॉडी और ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को टारगेट करके अगर फोर्स लगेगा तो बॉडी की लोकेशन चेंज कर देगा। यानी बॉडी अगर अभी यहां है तो तुरंत बाद आपको यहां कहीं दिखाई देगी, यानी इसका सेंटर ऑफ मास लाइन ऑफ एक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगा। बॉडी कौन सा मोशन कर गई? आपने कहा सर बॉडी ट्रांसलेट कर गई, यानी कौन सा मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरी फोटो, नेक्स्ट फोटो, स्मूथ प्लेटफॉर्म, थोड़ा सा रफनेस रखते हैं ताकि इसमें सपोर्ट बना रहे, बॉडी का सेंटर ऑफ मास। और अब जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से सर्टेन डिस्टेंस से जा रहा है, सर्टेन डिस्टेंस से जा रहा है। अब बॉडी में केवल फोर्स का इफेक्ट नहीं पड़ेगा बल्कि फोर्स कितनी सेंटर ऑफ मास से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर काम कर रहा है इसका भी फर्क पड़ेगा। तो सुनना जरा, आपने कहा सर ये तो टॉर्क डेवलप करेगा, टॉर्क डेवलप करेगा। और टॉर्क का जनरल फार्मूला वाला, टॉर्क का जनरल फार्मूला फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसके किसके बीच की? फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से लेकर के एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच। इतनी बार लाइन बोली जाएगी, याद हो जाएगी। अभी लिख ले केवल आर परपेंडिकुलर, इतनी बंडल। अब जरा सुनते चलना। अच्छा, इस मोशन को कॉज करने वाला फैक्टर कौन है? इस मोशन को किसने कॉज किया? फोर्स ने। तो इसमें कॉज ऑफ मोशन, इसमें जो कॉज ऑफ मोशन है वो आपका फोर्स है। इसमें जो कॉज ऑफ मोशन है, यानी इस रोटेशन को करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोर्स अकेले नहीं बल्कि फोर्स के साथ साथ डिस्टेंस भी, यानी कि टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है। इसमें टॉर्क रिस्पॉन्सिबल। डन। अगली बार नेक्स्ट सुनते जाना बेटा। अच्छा, ट्रांसलेटरी मोशन को आप ध्यान दें। ट्रांसलेटरी मोशन को सब लिखते चलना, पेन चलता जाए, दिमाग भी चलता जाए। ट्रांसलेटरी मोशन को आप लीनियर मोशन भी कह सकते हैं अभी के लिए। लीनियर मोशन ये किसी स्ट्रेट लाइन 1D टाइप का मोशन है। और रोटेटरी मोशन को आप एंगुलर मोशन भी कह सकते हैं, एंगुलर मोशन। लिख ले रहे हैं आप लोग भाई, आलस नहीं करो। चलो बेटा, कोई डाउट तो नहीं? आज जा बताओ। धीरे धीरे भूमिका बन नहीं भाई, धीरे धीरे चार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं हम। हर ट्रांसलेटरी के जितने फैक्टर हमने अब तक मैकेनिक्स में सीखे हैं, हम सबको समेट के इकट्ठा रोटेशनल में लगा देंगे। यानी आज सिमिलरिटी और जितने पॉसिबल फार्मूले सब तुम्हारे पास आ जाएंगे, थ्योरम्स छोड़ करके। सुनना ध्यान से, कनेक्ट करो। इसमें फोर्स कहां लगा? सेंटर ऑफ मास। बॉडी का मोशन कैसा? ट्रांसलेटरी। मोशन का कॉज कौन? फोर्स। फोर्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू ma। पढ़ के बताओ जरा क्या लिखा है। किसी मैसिव बॉडी पर अगर फोर्स काम करेगा तो उसमें इफेक्ट आएगा। इफेक्ट का नाम क्या होगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कई सारे परिवर्तन कर सकता है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में है तो स्पीड को और नहीं कुछ कर सकता तो कम से कम डायरेक्शन को चेंज कर सकता। ये सारे काम ही कर सकता। अब जरा सुनना, इसमें कॉज ऑफ मोशन कौन सा था? इसमें कॉज ऑफ मोशन कौन? टॉर्क। तो यहां पे टाउ का फार्मूला, टाउ इज इक्वल टू, जिस तरह ट्रांसलेटरी मोशन में आप बॉडी के मास को देख के आइडिया लगाते। हेल्प करना बेटा, अभी हमने ट्रक और कार का एग्जांपल दिया था।
आपने कहा सर हमने समान प्रयास किया ट्रक में भी और कार में भी, किसमें मोशन जल्दी आ जाएगा? क्योंकि कार का मास कम है। तो आप जब फोर्स अप्लाई करते हो तो फोर्स पहले क्या चेक करता है? बॉडी में कितना मास है उसके हिसाब से एक्सेलरेट करता है। यानी अगर मास ज्यादा तो एक्सेलरेशन धीमा, मास कम एक्सेलरेशन ज्यादा, ऐसा होगा। अब जरा बताओ, जिस तरह बॉडी के लीनियर मोशन में, ट्रांसलेटरी मोशन में मास काम करता है। अच्छा, मास का सिंबल, मास को किसके सिमिलर माना जा सकता है? अरे जिस बॉडी में जितना ज्यादा मास होगा, याद करो एनएलएम वाला लेक्चर, उस बॉडी में उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा, लेजीनेस होगी, आलस्य होगा। और इस आलस्य का मतलब किससे है? स्टेट के चेंज से। क्या आपने न्यूटन का पहला लॉ पढ़ा है? क्या उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं? क्या उस लॉ का स्टेटमेंट यही है जो मैं बोलने जा रहा हूं कि किसी बॉडी में जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, बॉडी जिस स्टेट पर है उसी स्टेट पर रहेगी, ऐसा कहते हैं। तो क्यों कहते हैं ऐसा? हम ऐसा कहते हैं कि हर बॉडी के पास मास है। क्या है? और अगर मास है तो उसके पास, और इनर्शिया का शुद्ध मतलब किससे होता है? लेजीनेस। और लेजीनेस का मतलब आलस, और आलस का मतलब स्टेट को चेंज न कर पाने की क्षमता, ऐसा कह सकते हैं। अच्छा बताना जरा, ट्रक और कार में, ट्रक और कार दिमाग में लेके आओ, फटाफट जोड़ने जा रहे हैं। ट्रक और कार में किसका मास ज्यादा? ट्रक का। जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया, और जिसका इनर्शिया ज्यादा उसमें लेजीनेस भी। तो इसका स्टेट चेंज जल्दी होगा कि देर से होगा? देर से होगा। अब सुनो, फोर्स का जो एफर्ट होता है वो मास पर होता है, तो जो टॉर्क का एफर्ट होता है वो मास पर यानी इनर्शिया पर नहीं बल्कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पर होगा। तो मास फैक्टर को यहां रिप्लेस करेंगे आई से। सुनते जाना, अभी आई की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बताएंगे, बस थोड़ा चलते जाओ। अच्छा, ये मोशन कैसा है? ट्रांसलेटरी का मतलब किससे? लीनियर। तो लीनियर में कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? लीनियर एक्सेलरेशन। ये मोशन कैसा है? तो यहां एक्सेलरेशन भी कैसा? एंगुलर। इतना आंसर चलते जाओ। इसे आप 1 नंबर नाम दे दें, करस्पॉन्डिंग यहां भी 1 नंबर, सेकेंड, थर्ड नंबर। हेल्प करते चलना बेटा। अच्छा बताओ, सोच समझ के बताना। कोई बॉडी, बच्चों सुनते भी चलो, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट। कोई बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है, और रेस्ट की बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, बिल्कुल कनेक्टिविटी बनानी है आपको, बिल्कुल बेसिक है, कुछ भी इसमें एडवांस नहीं है बस, लेकिन आज की कनेक्टिविटी हर लेक्चर में काम करेगी। अच्छा, किसी बॉडी में पहले से कोई मोशन नहीं था, बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी, आपने उस पर फोर्स लगाया, और जैसे ही फोर्स लगाया उस पर क्या गया? और एक्सीलरेशन आते ही क्या डेवलप होगा? वेलोसिटी। क्या डेवलप होगा? और वेलोसिटी डेवलप होगी तो कौन सा केस है ये? लीनियर मोशन का। तो वेलोसिटी का नाम भी लीनियर वेलोसिटी। तो यहां लीनियर वेलोसिटी डेवलप होगी। लीनियर वेलोसिटी, सिंबल V। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, ये वाला कैसा मोशन है? ये तो रोटेटरी मोशन। रोटेटरी में आप क्या ट्रेवल करते हो? किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट आप घूमते हो, आप एंगल ट्रेवल करते हो। क्या ट्रेवल करते हो? इसलिए इसको नाम दिया गया एंगुलर मोशन। हेल्प करो, इसका कॉज कौन था? टॉर्क। टॉर्क ने क्या क्रिएट किया? टॉर्क लगते ही, याद करो, जैसे फोर्स लगते ही बॉडी एक्सेलरेट होती है, वैसे टॉर्क लगते भी एक्सेलरेट होती है। लेकिन फोर्स कौन सा एक्सेलरेशन डेवलप करता है? लीनियर। तो टॉर्क कौन सा एक्सेलरेशन डेवलप करेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। हेल्प करना। तो जिस तरह लीनियर एक्सेलरेशन आने से लीनियर वेलोसिटी डेवलप होगी, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन आने से एंगुलर वेलोसिटी डेवलप होगी। यानी कौन डेवलप होगा? ओमेगा। थर्ड नंबर, नेक्स्ट। आगे देखिए बेटा, तीसरे के बाद चौथा हेल्प करो बच्चों, हेल्प करिए। क्या आपको पता है कि अगर बॉडी लीनियर मोशन में, सब कुछ तुम्हें पता है, हम केवल तुम्हारे दिमाग से कोशिश कर रहे हैं कि सारे फैक्टर्स खींच के बाहर निकाले जाएं। सुनना बहुत ध्यान से। अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन में है तो क्या उसके पास मोमेंटम होगा? बोलो। अरे कोई बात नहीं आता, कोई बात नहीं। क्या किसी बॉडी के पास अगर एग्जिस्टेंस है, अगर किसी बॉडी का अस्तित्व है, तो कुछ जगह ले रही होगी? जगह लेगी मतलब वॉल्यूम लेगी, और वॉल्यूम लेगी और डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी बराबर। यानी कोई बॉडी अगर एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में, तो उसके पास कुछ ना कुछ तो मास होगा। अच्छा, मास अलग बात है, वेलोसिटी अलग बात है। मास और वेलोसिटी का जो कंबाइंड स्टडी होता है उसे हम लोग मोमेंटम कहते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, ये मामला कौन सा चल रहा? तो मोमेंटम का नाम भी लीनियर मोमेंटम। कोई डाउट तो नहीं? पड़ोस में आ जाओ। अच्छा बताओ, अगर किसी बॉडी के मास का डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसे, और ये कोई एक्सेस दी गई है, हेल्प करते चलना बेटा, हेल्प करना, तुम्हें सब पता है।
तो जो काम यहां मास कर रहा था अर्थात इनर्शिया कर रहा था, क्या वही काम यहां हेलो 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 सुनो, हेलो फोर्स ने किस पर काम किया था? मास का असल में नाम क्या है? इनर्शिया। तो फोर्स ने काम किया था मास यानी इनर्शिया पर, तो टॉर्क ने किस पर काम किया था? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पर। क्या याद आ रहा? अब जरा बताओ, हेल्प करिए बच्चों, हेल्प करो। ये कौन सा मोशन है? लीनियर। तो ये कौन सा मोमेंटम है? लीनियर मोमेंटम। ये कौन सा मोशन है? एंगुलर। तो यहाँ कौन सा मोमेंटम होगा? एंगुलर। एंगुलर मोमेंटम एल बराबर, फार्मूला बनाओ 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 बनाओ, हेल्प करो। मास, यहां लीनियर में सीधे मास इनर्शिया होता है, लेकिन यहां तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। रिप्लेस करने जा रहे हैं एम को आई से। अच्छा, यहां कौन सी वेलोसिटी है? आपने कहा सर ट्रांसलेटरल मोशन हो रहा है, ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है तो लीनियर वेलोसिटी है, तो यहां पे एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। कोई समस्या? अब जरा देखते चलिए फिफ्थ नंबर, हर चीज का सीक्वेंस है। फिफ्थ नंबर देखिए बेटा, अब जरा बताओ, हेल्प करो। अभी पीछे तुम इन सब चीजों से मिलजुल के आए हो, क्या तुमने इसके बारे में कोई बात सुनी है? ये कौन है? किसी सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा बताओ, एक्सटर्नल फोर्स किस लिए लगता है? ताकि सिस्टम का मोमेंटम चेंज हो जाए। तो आई थिंक न्यूटन साहब के सेकंड लॉ के हिसाब से एफ एक्सटर्नल बराबर बेटा dp अपॉन dt। ये लिखा है गणित की भाषा में, इसे फिजिक्स की भाषा में पढ़ो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। सुनना ध्यान से, अगर किसी सिस्टम में एफ एक्सटर्नल लग रहा है, बाहरी धक्का लग रहा है, बाहरी फोर्स लग रहा है, तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम 100% चेंज होगा, बशर्ते ऐसी प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगेगा। होगा? रिप्लेस करो, फैक्टर रिप्लेस करो। जो काम यहां फोर्स करता है वही काम यहां टॉर्क करता है। टॉर्क करता है, पर लिख लेना बेटा, कहानियां जोड़ते जाएंगे ताकि आप कंसेप्चुअली भी स्ट्रांग बनते चलो। और जरा बताओ, हाँ, अगर ये किसका चेंज था? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम बराबर फोर्स। तो बताओ यहां पर, यहां जो लीनियर मोमेंटम था, क्या उसकी जगह एंगुलर मोमेंटम ले लेगा? तो एक्सप्रेशन बन जाएगा dl अपॉन dt। चलते जाना बेटा, dl अपॉन dt। अब तुमसे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछ रहे हैं, लीनियर मोमेंटम में चेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोटो देखो 5वें नंबर की, लीनियर मोमेंटम में चेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। कहां काम करना चाहिए? सेंटर ऑफ मास से ऊपर, नीचे के सेंटर ऑफ मास पर? सेंटर ऑफ मास पर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पर अगर फोर्स काम करेगा तभी बॉडी कौन सा मोशन करेगी? लीनियर। तो मोमेंटम का नाम भी कौन सा होगा? लीनियर। पड़ोस में आ जाओ। हमने बॉडी के हेल्प करना, हमने बॉडी के एंगुलर मोमेंटम में चेंज करना है। तो हमने कहा अगर एंगुलर मोमेंटम में चेंज करना है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन सा है? टॉर्क। टॉर्क बनाने के लिए सेंटर ऑफ मास पे काम करोगे, ऊपर नीचे? चलो बच्चों, थोड़ा प्रिंसिपल वाली अप्रोच करते हैं, जो कॉन्सेप्ट बेसिस है। सुनना बहुत ध्यान से। ये क्या लिखा हुआ है? तो सब पता है, हम केवल तुम्हारे मन से निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों को कनेक्ट करवा रहे हैं। बताओ जरा, ये क्या लिखा हुआ है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी पी के कंजर्वेशन। अच्छा, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? जो पहले था वही बाद में। अच्छा, जो पहले था वही बाद में मतलब वेरी कर रहा है कि कांस्टेंट है? तो हेल्प करो, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, कैसा है? बोलो, मोमेंटम कैसा है? अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? नहीं समझ पा रहे हो? आप ऐसा भी कह सकते हो, जो कांस्टेंट है क्या उसमें चेंज होगा? तो कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज कितना होगा? 0। तो सुनना ध्यान से, हम लिख सकते हैं कि अगर एफ एक्सटर्नल नहीं है, यानी किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, तो एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में dp अपॉन dt भी नहीं होगा। अरे आपने कहा सर एफ एक्सटर्नल बराबर dp अपॉन dt,
अगर एफ एक्सटर्नल 0 तो इसका मतलब डीपी अपॉन डीटी भी कितना 0। इतनी बात डन। अच्छा अगर डीपी अपॉन डीटी 0 तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो यहां से डीपी बराबर भी कितना 0 और डीपी बराबर 0 का मतलब चेंज इन मोमेंटम 0 और चेंज इन मोमेंटम 0 का मतलब अरे भाई जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम बाद में रहेगा तो पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। शाबाश बिल्कुल सही बात। अब जरा बताइए इसे क्या तोड़ सकते हो क्या? अरे बिल्कुल तोड़ सकते हो। पी इनिशियल का मतलब m मल्टीप्लाई बाई v इनिशियल इज इक्वल टू बोलो बेटा p फाइनल का मतलब m मल्टीप्लाई बाई v फाइनल। डन। शाबाश पड़ोस में आ जाओ। ये कौन सा मोशन था? हेल्प करना बेटा, सीधे सवालों पे कूदेंगे फिर इसके बाद। ये कौन सा मोशन था? ट्रांसलेटरी कह सकते हो या फिर इसको लीनियर कह सकते हो। इसमें सारे फैक्टर लीनियर है, उसमें सारे फैक्टर एंगुलर है, रोटेशनल फैक्टर्स हैं। हेल्प करो बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कॉमन सेंस क्या कहता है? आपने कहा सर अगर एक्सटर्नल, सुनो ध्यान से, लीनियर मोमेंटम चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल था एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं तो लीनियर मोमेंटम में चेंज नहीं, और चेंज नहीं का मतलब जो पहले था वही बाद में, इसी को कंजर्वेशन कहते हैं। कंजर्व है, चेंज ही नहीं हुआ। यहां पड़ोस बताओ, जैसे वहां एफ एक्सटर्नल 0 किया वैसे यहां पे अगर सिस्टम में एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, अगर कोई टॉर्क नहीं, कोई तेजी घुमाने वाला नहीं, कोई ब्रेक लगाने वाला नहीं है, इसका मतलब अगर टॉर्क 0 है तो क्या स्टेटमेंट का मतलब ये भी बनता है कि डीएल अपॉन डीटी भी 0 होगा। और डीएल अपॉन डीटी 0 होने का मतलब बेटा डीएल 0 है। और डीएल 0 का मतलब डीएल 0 का मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 0। टेक हटाओ, हाथ कटवा देंगे। टेक नहीं, फिर से पढ़ो। ये क्या है? टाउ एक्सटर्नल। ये क्यों आया है? टाउ एक्सटर्नल क्या करता है? एंगुलर मोमेंटम में चेंज करता है, बशर्ते इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर टाउ एक्सटर्नल नहीं है तो इसका मतलब डीएल बाई डीटी एक्सटर्नल भी नहीं है। नहीं है का मतलब कितना है? 0। तो अगर डीएल बाई डीटी बराबर 0 तो क्या डीएल बराबर 0 हो जाएगा? डीएल क्या है? एंगुलर मोमेंटम है कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम 0 है। इसका मतलब जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो आप लिख सकते हो एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। कोई समस्या? अच्छा बताओ भी जरा, एल इनिशियल की जगह क्या लिखा जा सकता है? बोलो भाई बोलो। अरे पी इनिशियल की जगह जैसे मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी लिखते थे, वैसे एल इनिशियल की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी। सो आई मल्टीप्लाई बाय ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय ओमेगा फाइनल। ये बहुत इजीली अवेलेबल चार्ट है, लगभग सभी जगह मिलेगा, लेकिन इसको समझना बहुत ध्यान से ताकि ये चार्ट दोबारा कभी डिस्कस ना हो, आपको तुरंत याद रहे अभी के अभी। आखिरी कुछ बातचीत नोट करते चल रहे ना, नोट करते चल रहे ना। जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं उनके हाथ यूजलेस हैं, और यूजलेस हाथ कटवा दिए जाएंगे। फोकस करो, सुनो ध्यान से। 7th नंबर आर्टिकल, अगर कटवा के हाथ बटवाएंगे तो हाथ में लोगे कैसे जब हाथ ही कटे होंगे? 7वां नंबर, बकवास करो, सुनो 7वां नंबर देखो। हेलो, ये क्या लिखा हुआ है? प्लीज बकवास नहीं करो बेटा, ये क्या है? तो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी आई वो भी तो लीनियर होगी, तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी भी आप इसे कह सकते हैं बेटा। लीनियर वर्ड कम इस्तेमाल होगा, ट्रांसलेटरी, क्योंकि रोटेशन में भी आगे रोलिंग पढ़ेंगे। रोलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, तो आप डालेंगे लीनियर का मतलब ट्रांसलेटरी से, और ट्रांसलेटरी का मतलब बेटा हाफ ऑफ m मल्टीप्लाई बाई v स्क्वायर। कॉमन सेंस का जवाब। अच्छा, जो काम यहाँ ट्रांसलेटरी में मास और वेलोसिटी कर रहे हैं, आई थिंक वही काम यहाँ कोई और भी कर रहा है। कौन कर रहा है बेटा? अच्छा एक बात और बताओ, एक बात और बताओ, ये ट्रांसलेटरी मोशन है तो यहाँ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, ये रोटेटरी मोशन है तो यहाँ पर रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन बराबर हाफ ऑफ मास। मास मतलब आंसर चाहिए, मैं आंसर जो पूछ रहे हैं। मास मतलब इनर्शिया, इनर्शिया को यहाँ कौन रिप्लेस करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। यहाँ कौन है? बकवास नहीं करो, ये कौन है? लीनियर वेलोसिटी, तो यहाँ कौन सी आ जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी। परिवर्तन कर सकते हो क्या? क्या इसे मोमेंटम के चेंज, मोमेंटम के टर्म्स में ले जा सकते हो? आओ कोशिश करते हैं। ऊपर मल्टीप्लाई कर दो बेटा m, नीचे मल्टीप्लाई कर दो m। ऐसा करने से मैथमेटिकली इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने सिमिलर पॉजिटिव नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन किया है। गणित कहती है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखो तो m m मिलके m स्क्वायर, पड़ोस में लिखा होगा v स्क्वायर,
अपॉन कितना लिखा बेटा 2m। क्या m और v मास वेलोसिटी का जो कंबाइंड स्टडी होता है उसे मोमेंटम कह सकते हो? तो ये बन जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2m। डाउट तो नहीं? शाबाश, पड़ोस में आ जाओ, पड़ोस में आ जाओ। क्या मल्टीप्लाई करते बच्चों ऊपर नीचे? आई थिंक आई का ऊपर, आई का नीचे। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा बताओ, आई और ओमेगा एक साथ मिला दिए जाएं तो क्या आई इंटू ओमेगा बन जाएगा? सो आई इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय आई। आई इंटू ओमेगा क्या होगा? एल बन जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। सो एल स्क्वायर अपॉन 2i। प्रोसेस देखो, ट्रांसलेटरी लोकेशन चेंज होगी। फोटो देखो, यहां अर्थ नंबर पर एक्सिस के अबाउट एंगुलर पोजीशन चेंज होगी। समझना ध्यान से, चेक करते चलो, चेक करते चलो, चेक करते चलो। ये कोई बॉडी सपोज करो, मास कितना बेटा? m। आपने इसका ऑब्जर्वेशन जब शुरू किया तो टाइम t बराबर कितना था? 0। किसी भी फिजिकल फेनोमेना को ऑब्जर्व करते वक्त हम टाइम सेट कर लेते हैं t बराबर 0। और इस वक्त आपने देखा है किसी इनिशियल रफ्तार u से दौड़ रहा है। क्या इस बॉडी के पास मोमेंटम है? बोलो भाई, क्या मोमेंटम है? अरे मास और वेलोसिटी का कंबाइंड स्टडी मोमेंटम कहलाता है। मास भी और वेलोसिटी भी, तो क्या मोमेंटम होगा? कितना? m मल्टीप्लाई बाई u। हम इसका मोमेंटम चेंज करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? मोमेंटम चेंज करने के लिए क्या करें? धक्का लगा दें? तो आपने किसी बाहरी आदमी से मदद मांगी, इस पर क्या लगवा दिया? F एक्सटर्नल। हेल्प करते चलना। फोर्स ने आते ही क्या किया? एक एक बात स्टेप वाइज समझो बेटा। सवाल ये नहीं कि किताबों पे लिखा है कि तुमने भी लिख लिया, ना ना। देखो ना, समझिए, आपकी बॉडी का मास कितना था? m। वेलोसिटी कितनी थी? u। क्या इसके पास मोमेंटम था? कितना? m मल्टीप्लाई बाई u। ये फोटो कब की है? t बराबर। आपसे कहा गया आप इसका मोमेंटम चेंज करिए। क्या करिए? मोमेंटम चेंज करिए। आपने कहा कोई बड़ी बात नहीं, हम बाहर से धक्का लगाएंगे, क्योंकि सिस्टम का मोमेंटम चेंज कौन कर सकता है? एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा बताओ, क्या एक्सटर्नल फोर्स से संबंधी कोई रिजल्ट तुम्हें याद है? क्या F बराबर ma होता है? यानी अगर किसी मैसिव बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो क्या एक्सेलरेशन आएगा? और एक्सेलरेशन रफ्तार को सेम रखेगा कि बढ़ा देगा? अगर मोशन के सपोर्ट में तो क्या बढ़ा देगा? और अगर इसमें एक्सेलरेशन आएगा तो रफ्तार बढ़ने वाली है। आपने देखा रफ्तार बढ़ करके थोड़ी देर बाद यही मास m जो u रफ्तार से चला था, कितनी रफ्तार चलने लगा? v रफ्तार से। क्या इस फेनोमेना में कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा? तो मान लो फेनोमेना शुरू हुआ था t बराबर 0 से, अब तक कितना समय हो चुका? t बराबर t। सोच समझ के बताना। मोमेंटम सेम है कि चेंज हो गया? पहले कितना था? अब कितना है? किसने चेंज किया? एक्सटर्नल फोर्स ने सबसे पहला काम क्या किया? और एक्सेलरेशन से कौन चेंज हुआ? और वेलोसिटी चेंज हो गई तो मोमेंटम भी असल चीज है चल रही है। ठीक बात। अब पड़ोस में आ जाओ, इधर आओ पड़ोस में। जो काम तुम अभी तक ट्रांसलेटरी मोशन में समझ रहे थे, फोर्स, मास, इनिशियल, फाइनल में, अच्छा एक बात और बताओ, इस फेनोमेना में कुछ टाइम लगा ना? और डेफिनेट सी बात है, ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस हो गया, उसने अपनी लोकेशन बदल दी है, स्थितियां बदल दी हैं, तो उसने कुछ लीनियर डिस्टेंस भी ट्रेवल करी होगी। सपोज करो उसने कितनी डिस्टेंस चली है? s। और यही सारा काम यहां करके देखते हैं। ये रहा एक्सिस xy, ये रही कोई बॉडी। बॉडी का मास मान लो कुछ है m। सुनते जाना बेटा, बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि यहां के बाद हम लोग सीधे एक क्वेश्चन छोटा सा करेंगे न्यूमेरिकल बेसिस 1 से 2, इसके बाद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में एंट्री कर जाएंगे। ठीक, सुनते रहो। ये एक्सिस है, ये एक्सिस है। एक्सिस वर्चुअल चीज है, एक्सिस वर्चुअल चीज है। आप किसी भी चीज के अबाउट, अगर जैसे पंखा जिस एक्सिस के अबाउट घूमता है, वो एक्सिस आप अगर इमेजिन करोगे तो वो एक रॉड है, जिस रॉड के अबाउट उसके चारों पंखे, चारों विंग्स, तीनों विंग्स घूमते हैं। तो ये कोई एक्सिस है, और इस एक्सिस के अबाउट एक रॉड हम घुमाने जा रहे हैं ऐसे। रॉड का मोशन ट्रांसलेटरी की रोटेटरी। तो ये आप बताओ, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कि एंगल घूमेगी? तो इसमें क्या एंगुलर मोशन होने वाला है? और अगर एंगुलर मोशन होगा, आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर सपोज करो ये शुरुआत में किसी रफ्तार से घूम रही थी, और शुरुआत में रफ्तार कितनी थी? ओमेगा नॉट। आराम समझना, अभी ओमेगा भी क्लियर हो जाएगा। ओमेगा नॉट थी। अच्छा, क्या इसके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है? हेल्प करो, हेल्प करो। इस बॉडी के पास मास था। मास का अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, क्या हो जाए? अरे मास तुम एक्सिस से कुछ दूर दूर तक फैला दो, अपने आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थोड़ा सा हिंट देते हैं, अभी डिटेल चलेंगे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दरअसल आई का जनरल फार्मूला अगर आपने पढ़ा होता है m i बराबर
क्या बचपन से थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना, कभी तो सीखा होगा ना, अगर नहीं सीखा तो अब सीखो। आई क्या है, बोलो भाई, आई क्या है? जो कि किस पर डिपेंड करता है? बॉडी के और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर। किस पर? कि मास आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूर तक फैलाया है और कैसे फैलाया है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? एक बात और डेमो सुनो, डेमो देखो, डेमो। क्या तुम इन दोनों सहेलियों को जानते हो? इसमें से एक कौन है? डिस्क है, दूसरी वाली सपोज करो इसका मास कितना है? m। इसका भी मास कितना है? इसकी रेडियस कितनी है? इसकी भी रेडियस कितनी है? अगर आपने पहले से पढ़ रखा बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सीखो। इसका जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग सीखेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस आएगा mr²/2। सुनना बहुत ध्यान से। इसका इस पड़ोस वाली का बताओ कितना है? I बराबर mr²। अगर सीखा दैट्स टू गुड, नहीं सीखा तो आप सीखो। हमने कहा कि हमारे पास दो शेप हैं। सुना, बहुत ध्यान सुनना, सीखने वाली बात है। और दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल में फर्क क्या क्या है? बस एक डिस्क जैसी है और एक रिंग जैसी है। मास दोनों के कैसे हैं? सेम। ज्योमेट्री के हिसाब से रेडियस कैसी है? सेम। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं है। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मास पर डिपेंड करता है? बोलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या केवल मास पर डिपेंड करता है? ये तो अलग अलग है। तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल रेडियस पर डिपेंड करता है? नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों पर डिपेंड करता है। किस पर? मास कितना है और मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे। सुनो ध्यान से। इसमें सारा का सारा मास का सेंटर पर रखा है कि बीच में फैला है कि केवल सरकमफेरेंस पर है? सरकमफेरेंस। सारा मास दूर। इसमें देखो, इसमें सारा मास सेंटर पर है कि सरकमफेरेंस के बीच में फैला हुआ है। तो दोनों बातों में क्या फर्क है? बोलो, दोनों बातों में कॉमन क्या क्या है? पहले सुनना। पहली वाली कौन है? दूसरी वाली कॉमन क्या क्या है? मास सेम है, रेडियस भी, ज्योमेट्री सेम है। लेकिन मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है कि अलग अलग? पहले वाली में मास सेंटर से किराने तक फैलाया गया, सेंटर से सरकमफेरेंस तक बराबर मास फैलाया गया। दूसरी वाली में मास फैलाया नहीं गया, सारा का सारा मास उठा कहां लग दिया गया है? सरकमफेरेंस पर। सुनना बहुत ध्यान से। इनका इनर्शिया अलग है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है? इनका इनर्शिया सेम। इनर्शिया का मतलब केवल मास से, इनर्शिया का मतलब केवल, लेकिन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब मास प्लस मास का डिस्ट्रीब्यूशन। सुनते जाना। अब सुनो, फोर्स किस पर काम करता है? चार्ट अभी पढ़ रहे थे, लिख रहे थे। सुनो, आंसर दो। फोर्स किस पर काम करता है? मास का मतलब इनर्शिया। फोर्स का पर्पस होता है इनर्शिया को धक्का। अरे देखो, ये लिखा है, फोर्स हमेशा बॉडी के मास यानी इनर्शिया पर काम करके उसे एक्सेलरेट करता है। अगर फोर्स काम करता है इनर्शिया पर तो टॉर्क काम करता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। चलाने के लिए कौन चाहिए? फोर्स। घुमाने के लिए कौन चाहिए? टॉर्क। चलाने में चलने की स्टेट का अवरोध, रुकावट कौन पैदा करेगा? इनर्शिया। तो घुमाने में अवरोध कौन पैदा करेगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जिसका मास ज्यादा उसको चलाना कठिन है, तो जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसे घुमाना कठिन है। एग्जांपल सुनना और सुनो। हाथी, हाथी? हाथी हैवी मास का होता है। और एक हिरन। एग्जांपल सुनना, बहुत अच्छा एग्जांपल है। आंसर दीजिए। आपसे इसमें सवाल पूछेंगे, हम ट्रांसलेटरी बता रहे हैं, कनेक्ट करके रोटेटरी का आंसर देना। अच्छा कंसेप्चुअल सवाल है, फिर इसके बाद वापस चार्ट पे आएंगे, फिर सवाल करेंगे। सुनो ध्यान से। पहले बताओ, आपके पास दो लोग हैं, एक हाथी है और एक हिरन है। ठीक बात? दोनों हासे हैं, हासे हाथी, हासे हिरन। दोनों को कॉमन पुश दे दिया गया, धीमे धीमे उनको धक्का लगाया गया। आपको क्या लगता है कौन जल्दी स्पीड पकड़ लेगा? क्योंकि हिरन का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी, लेजीनेस भी। तो स्टेट चेंज जल्दी कर सकता है कि देर से? क्या जल्दी मोशन में आ जाएगा? और अगर रुकना चाहेगा तो जल्दी जाएगा। स्टेट चेंज कैसा भी हो, मोशन से रेस्ट, रेस्ट से मोशन, स्पीड बढ़ाना, स्पीड घटाना, सब कुछ जल्दी हो जाएगा। किसमें? कम मास वाले में, ज्यादा मास वाले में? कम मास वाले में मास का मतलब उसका इनर्शिया का मतलब उसमें आलस से नहीं है। क्या नहीं है? अच्छा, दूसरी बात पर आ जाओ। हाथी दौड़ा दो, क्या शुरुआत में क्या लगता है जरा सा फोर्स लगा देने से जल्दी मोशन आएगा? हाथी में मोशन तुरंत आ जाएगा, टाइम लेगा। हाथी से पूछो क्या दिक्कत है? हाथी ने कहा सर हमारा मास ज्यादा तो इनर्शिया भी, और इनर्शिया ज्यादा तो आलस भी, और आलस से ज्यादा तो स्टेट चेंज जल्दी होगा कि टाइम लेगा? आप सुनो ध्यान से। हाथी जल्दी मोशन में आएगा कि देर से? हाथी जल्दी रुक जाएगा कि देर से?
जो देर से चलेगा वो देर से रुकेगा, जो जल्दी चलेगा वो। यानी स्टेट चेंज डिपेंड करता है बॉडी के मास पर। मास कम तो इनर्शिया कम, इनर्शिया कम तो आलस्य कम, आलस्य कम तो स्टेट चेंज जल्दी जल्दी कर सकता है। क्या मेरी बात सहमत है? या आंसर दीजिए। बहुत मजे ले लिए तुमने, बहुत मजे ले लिए। फोटो देखो, फोटो। जो काम यहां मास करता है वही काम यहाँ इनर्शिया। कौन इनर्शिया? इनर्शिया की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो किसे घुमाना आसान है? जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। क्या वो स्टेट चेंज जल्दी करेगा? अरे आपने कहा सर मास कम तो स्टेट चेंज जल्दी, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम तो स्टेट चेंज जल्दी। कौन जल्दी मोशन में आएगा और कौन देर से मोशन में आएगा? कौन जल्दी रुक जाएगा और कौन देर से रुकेगा? क्योंकि जो देर से मोशन में आएगा वो रुकने में भी टाइम लेगा। कोई डाउट तो नहीं? आगे चलते, आगे कहानी खत्म नहीं, सुनते रहो। आप जरा बताइए, सिस्टम पर आ जाइए। ये स्मूथ सरफेस, प्लीज साथ बने रहो, अभी नोट करने का समय मिलेगा। ये स्मूथ सरफेस पर एक बॉडी मास m, शुरुआती रफ्तार u, बॉडी के पास मोमेंटम है कितना? m मल्टीप्लाई बाई u। आपने लगाया एक्सटर्नल धक्का, धक्का लगाते ही क्या आ गया? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से रफ्तार बढ़ गई और रफ्तार बढ़ गई तो रफ्तार कितनी हो गई? v। मोमेंटम सेम है कि चेंज हो गया? किसने मोमेंटम चेंज किया? एक्सटर्नल फोर्स ने। एक्सटर्नल फोर्स किसे चेंज कर सकता है? मोमेंटम को। इतनी बात डन? पड़ोस में आ जाओ, पड़ोस में आ जाओ। ये एक्सेस, इस एक्सेस के आसपास एक रॉड है। अच्छा, केवल मास है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया? रॉड तो नहीं। तो इसमें इनर्शिया चेक करें कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो केवल m से मतलब रखोगे कि m के साथ साथ r से भी। अरे I का जनरल फार्मूला ऊपर लिखा है, I बराबर mr²। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिसाइड करते वक्त केवल मास से नहीं बल्कि मास के डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मास कैसे बांटा गया इस बात से फर्क होगा। कोई डाउट तो नहीं? आप जरा सुनो, लगाओ टार। अच्छा, क्या घूम रही? क्या ये घूम रही? क्या कितने से? बेटा टेक हटाओ, इधर छोटे, हेलो हेलो हेलो, टेक हटाओ, बिल्कुल टेक नहीं लो, सीधे बैठो एकदम। सुनो ध्यान से, ये बताओ इसमें क्या मोशन है? क्या सुनो, बॉडी मूवमेंट हो रहा है? क्या ट्रांसलेटरी मूवमेंट हो रहा है कि रोटेटरी? तो इनर्शिया से बात करें कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से? लीनियर वेलोसिटी से बात करें कि एंगुलर वेलोसिटी से? लीनियर मोमेंटम से बात करें कि एंगुलर मोमेंटम से? अगर लीनियर मोमेंटम m मल्टीप्लाई बाई v होता है तो एंगुलर मोमेंटम I मल्टीप्लाई बाई। अगर लीनियर मोमेंटम को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए तो एंगुलर मोमेंटम को चेंज करने के लिए टॉर्क चाहिए। लगाओ टॉर्क, लगाओ टॉर्क, टॉर्क लगाइए, टॉर्क लगाइए, टाउ लगाया। हेल्प करो, ऊपर वहां क्या लिखा? सबसे कोने में क्या लिखा है? F बराबर ma, तो टाउ बराबर I अल्फा। कहानी पकड़ना, कहानी पकड़ना। फोर्स ने आकर के क्या किया? बेटा प्लीज सुनते रहो, अच्छे ऑडियंस बनो, सब बातें मिलेंगी, ध्यान सुनना। कंसेप्चुअल क्लियरिटी करते चलो, सवाल अपने आप। हम फिजिक्स की भाषा बोल देना, हिंदी अंग्रेजी भाषा ही पकड़नी, तभी सवाल नहीं होता तुमसे। न्यूमेरिकल क्लास में भी इस बात को फील कर पाएंगे सुबह आप। आज कितने बच्चे न्यूमेरिकल क्लास में नहीं आए? ध्यान बताओ, सुबह न्यूमेरिकल क्लास 7 से 8 कोशिश करिए आप, सुबह कोशिश करिए न्यूमेरिकल क्लास में जरूर आइए। न्यूमेरिकल क्लास रेगुलर है और हमको कोशिश करनी, बेटा सुन लो ध्यान से। आप तो पहला डे था, थोड़ा काम धीमे धीमे शुरू हुआ। हमको कोशिश करनी कि पहले 5-7 क्वेश्चन 50 मिनट में या 1 घंटे में, फिर 10, 12, 15, 18, 20, 25 ऐसा करते करते 1 घंटे में जब तक 45 क्वेश्चन नहीं करवा देंगे। पास नहीं करो यार, 100 किसी के बाबूजी नहीं कर पाएंगे। सिंपल पास कर दो। अरे एनडीए क्वेश्चन थोड़ी है एयरफोर्स के, या फिर काका थोड़ी है। नीट का अपना एक लेवल है, बिल्कुल परेशान ना हो आप। अच्छे लेवल का ही पढ़ा जाएगा हम लोग, ठीक है? तो कोशिश करिए सुबह मॉर्निंग वाले 7 to 8 बैच में जरूर आइए। तो ये बताइए ईमानदारी से आज कितने लोग आए थे? शाबाश, प्लीज रेगुलर रहें, ये आपके बेनिफिट के लिए। हम अपने जीवन में, यकीन मानिए अपने जीवन में, हमने अभी M1 बैच में बात कही थी, अपने जीवन में हम कभी पढ़ने के लिए नहीं उठे, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए उठना पड़ता है और अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं। फोटो पर आ जाओ। अब फोर्स ने क्या किया था? मर गई, तसल्ली हो गई। तुम लोग पता है कैसे हो? तुम लोग की स्थिति पता है क्या? तुम कहते हो सर कुछ भी पढ़ाई से हट के बोल दो, मार्क्स लेंगे। हकीकत है, आपका मन से कहना सर पढ़ाई से हट के कभी भी कुछ भी आप बात करोगे हम हासिल लेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि रेगुलर क्लास ऐसे चल रही, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन जैसे ही कोई जोक पॉइंट आया तो लगता है तुम्हें बकवास नहीं करो, सुनो ध्यान से, नशेड़ी हो तुम सबके सब। तो फोर्स क्या करता है बेटा? प्लीज 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 कंसिस्टेंट रहिए, पढ़ाई से बंधे रहिए, हंस के फिर वापस जोन में आ जाइए। सुनो ध्यान से, फोर्स ने क्या किया था? मास पर काम करके एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया था और एक्सेलरेशन ने रफ्तार को बढ़ा दिया। ऐसा हुआ था ना? अब सुन ध्यान से,
फोर्स क्या प्रोड्यूस करने आया? आंसर देना जैसी भाषा चाहते हैं बेटा। फोर्स क्या प्रोड्यूस करने आया? लीनियर एक्सेलरेशन। क्या प्रोड्यूस करने आया? तो टॉर्क क्या प्रोड्यूस करने आया? तो लीनियर एक्सेलरेशन किसे बढ़ाता है? लीनियर वेलोसिटी को। तो एंगुलर किसे बढ़ाएगा? वेलोसिटी ओमेगा रहेगी कि चेंज हो जाएगी? थोड़ी देर बाद आपने देखा इसकी रफ्तार कितनी हो गई। अच्छा, ऐसा करते करते क्या ये रॉड सेम सिचुएशन पर होगी कि कुछ घूम गई होगी? अच्छा, इसका जो घूमना है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? क्या ऐसी प्रोसेस में अगर फोटो का शुरुआत t बराबर 0 से हुआ था, कुछ तो टाइम लगा होगा? क्या t बराबर t टाइम मान लें? अच्छा, आंसर देना, आंसर देना, आंसर देना बेटा। सबको तुम्हें पता है क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है? और ऐसे किसी मोशन के लगभग 3-4 फार्मूले तुम्हें जबान में आते हैं। ऐसा सुना है v बराबर u प्लस a t। हेल्प करो बेटा, पहले से मैचिंग करते हैं। u क्या है? इनिशियल लीनियर वेलोसिटी। जैसा काम यहाँ इनिशियल लीनियर वेलोसिटी कर रही है, वैसा काम यहाँ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कर रही है। डन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। लीनियर वेलोसिटी में चेंज करने के लिए क्या लगाया? तो यहाँ एंगुलर में चेंज करने के लिए क्या लगाया? अच्छा, फोर्स ने क्या प्रोड्यूस किया था? कौन सा? तो टॉर्क क्या प्रोड्यूस करेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन से रफ्तार ओमेगा ही रहेगी कि चेंज हो जाएगी? तो इसी प्रकार से क्या लीनियर एक्सेलरेशन से रफ्तार यू ही रहेगी कि चेंज हो जाएगी? तो यू क्या है? इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, फाइनल लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। टाइम होता है बेटा, टाइम लीनियर एंगुलर नहीं होता। तो डाउट नहीं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, इसे कहते हैं खो जाना, है ना? सुनो ध्यान से। नेक्स्ट, एक बकवास नहीं करो, बकवास नहीं। S बराबर ut प्लस, बट आराम से बोलना, बिल्कुल इत्मीनान से। हौले सीखना है, बकवास नहीं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, लीनियर एक्सेलरेशन, टाइम। डन। नेक्स्ट, लास्ट वाला, v स्क्वायर बराबर क्या सब कुछ जानते हो? आओ पड़ोस बनवाओ, बहुत हीरो बनना ना। इधर आओ। ओमेगा बराबर, सस्वर नहीं बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं ऐसे चिल्लाने का। ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड टाइम। क्या सेम तरीके से दूसरा कुछ बोल सकते हो? अच्छा, यहाँ जो काम लीनियर डिस्प्लेसमेंट कर रहा था वही काम एंगुलर कर रहा है। थीटा बराबर प्लस हाफ ऑफ अल्फा। ईमानदारी से बताओ, लास्ट वाला फार्मूला बिल्कुल मन में बोल के देखो। ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट, मार खाओगे, सामने बैठो, ऐसे मारेंगे, यहाँ से मारेंगे, यहाँ मारेंगे। सुनो ध्यान से। कितने बच्चे ऐसे जिनको फार्मूले कंठस्थ हैं? हाथ उठाओ ईमानदारी से। कितने बच्चे ऐसे जिन्हें फार्मूले टू द पॉइंट याद हैं? हाथ नीचे। कितने बच्चों को नहीं याद है? कोई डाउट नहीं, अब धीमे से याद करना। चलो इतनी फोटो बनाओ जल्दी से। 80-90 की रफ्तार सवाल करते हैं, सवाल करते करते याद करा देंगे, परेशान मत हो बेटा। बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं बेटा, प्लीज साइलेंस यार। डिसिप्लिन रहिए, समय लॉस नहीं करिए। हंसना बोलना अलग बात है, लेकिन आप टाइम वेस्ट करने लगते हैं। भूल जाते हो कि तुम नीट के अभ्यर्थी हो। 15-20 लाख पागल लगे होंगे कहीं ना कहीं। कोई एलएन में लगा होगा, कोई कोटा में लगा होगा, कोई घर बैठा होगा, कोई यूट्यूब से पढ़ रहा होगा। हकीकत है। जय महाकाल से लोग एसएससी पढ़ते हैं, बकवास नहीं करो, इतना हम भी जानते हैं। सही? अच्छा, खत्म करो बेटा जल्दी। एक पॉइंट भी लिखना आपको, जल्दी खत्म करें। हाँ बेटा, बिल्कुल लगा सकते हैं बेटा, बिल्कुल। सारे रिपीट सुनो प्लीज। सारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के फॉर्मूले जैसे इसमें वैलिड है, तो यहाँ बस लीनियर फैक्टर्स हैं और वहां पर एंगुलर फैक्टर्स हैं। बिल्कुल सिंपल सी बातचीत। एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी किसी यात्रा में अगर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है तो ये फॉर्मूले लगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर एक्सेलरेशन पहले सेकंड 3 है, दूसरे में 5 है, तीसरे में 6 है, अब ये फार्मूले इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूले केवल कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वैलिड है। 2-3 छोटी बातें जो आपके लिए ऑक्सिलरी फैक्टर्स का काम करेंगी, हेल्प करेंगी आपकी, वो मैं लिखवा दे रहा हूं अलग से।
पहले से नोट कर ले। क्या नोट कर लिया बेटा? थोड़ी रफ्तार बढ़ाइए ध्यान से और लिखिए इधर। सेम फोटो बना करके एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखिए जरा। मैं लिख दे रहा हूं इस बात को, आप भी लिख लें, आप भी लिख लें। फोर्स, सॉरी, पर्पस ऑफ फोर्स, यार पहले नोट कर लो, पहले लिखवाते हैं जल्दी जल्दी, 30 सेकंड है आपके पास। डन, जल्दी जल्दी जल्दी। लोग से लिखिए बेटा, बोले। बेटा बकवास नहीं, बहुत ज्यादा मत हंसा करो। अच्छा, कुछ लोग के साथ होता है, कहते हैं दिन में हमने बहुत हंसा, लग रहा रात में रोएंगे, पता नहीं। ऐड करें, लिखिए जरा, लिखते चलें। पर्पस ऑफ फोर्स, पर्पस कहीं लिखे नोट के फॉर्म में। इन जितनी टेबल बनाई है, इस टेबल के सबसे लास्ट में एक आर्टिकल ऐड कर दो बेटा, सबसे नीचे। पर्पस ऑफ फोर्स, पर्पस ऑफ फोर्स, पर्पस ऑफ फोर्स, यानी फोर्स का पर्पस क्या था? पर्पस ऑफ फोर्स टू एक्सेलरेट सिस्टम, पर्पस ऑफ फोर्स इज टू एक्सेलरेट सिस्टम, पर्पस ऑफ फोर्स इज टू एक्सेलरेट सिस्टम, कॉमा, मेक चेंजेस इन वेलोसिटी। पर्पस ऑफ फोर्स इज टू एक्सेलरेट द सिस्टम, कॉमा, make changes in velocity। डन? अब क्या ऐसे ही मन में बोल सकते हो? दूसरी बात लिखना नहीं। पर्पस ऑफ टॉर्क, देखो नहीं, सुनो। अगर फोर्स का पर्पस एक्सेलरेशन डेवलप करके लीनियर वेलोसिटी में चेंज करना है, तो टॉर्क का पर्पस एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप करके एंगुलर वेलोसिटी में चेंज करना। डन? अच्छा, नेक्स्ट लाइन लिखो जरा, अगली लाइन लिखो। In case of translatory motion, in case of translatory motion, in case of translatory motion, mass act as inertia, फटाफट लिखना। हाँ, in case of translatory motion, जब बॉडी लोकेशन चेंज करती है, in case of translatory motion, mass act as inertia, mass act as inertia, ब्रैकेट में लिख दो laziness, याद रहेगा। mass act as inertia, ब्रैकेट में लिखो laziness, कॉमा, inability to change the current state, लिखते चलो। मास एक्ट एज इनर्शिया, ब्रैकेट के अंदर इनएबिलिटी टू चेंज द करंट स्टेट, इनएबिलिटी टू चेंज द करंट स्टेट, इनएबिलिटी टू चेंज द करंट स्टेट, ब्रैकेट बंद कर दो। इन सेम वे, लास्ट लाइन बेटा, लास्ट लाइन। इन सेम वे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे फोर्स इनर्शिया पर, मास पर काम करता है, और मास का मतलब स्टेट में ना चेंज कर पाने की असमर्थता। इन सेम वे टॉर्क, 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 TORQUE, टॉर्क एक्ट ऑन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क एक्ट ऑन, टॉर्क किस पर काम करता है परिवर्तन करने के लिए? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पर। टॉर्क एक्ट ऑन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क एक्ट ऑन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ब्रैकेट में लिखो मास प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास।
मास प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। कोई डाउट तो नहीं? एक छोटा सवाल करते हैं, सारी बातें समराइज करते हैं। फॉर एग्जांपल फोटो देखो, फोटो, फिर डिटेल डिस्कशन ऑफ इनर्शिया पर चलते हैं। फोटो देखिए, ध्यान से देखिए, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाते चलो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाला एक्स, ये वाला वाई, ये रॉड। एक और बात बता दें, ये जो रॉड है इसका नाम रख लो ए बी, और ए बी के एंड पॉइंट पर एक मास टाइड है, मास बंधा है। और लेट अस सपोज इस मास का जो वैल्यू है, ये जो m है, लेट दिस बी 500 ग्राम, 500 ग्राम का मास है, और ए बी की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर। डन? कोई डाउट तो नहीं? इस शुरुआत में घूम रहा था, दो फोटो इसके मिले, एक फोटो इसका मिला t बराबर 0 पर, और t बराबर 0 पर इसका 60 आरपीएम था, 60 रेवोल्यूशन पर मिनट। आराम समझा ना, सीखने के उद्देश्य से। लगाने का मतलब ये नहीं कि तुम बस फटाफट लगा दो, जिन लगा लेना ध्यान से लगा ले, बस सिरे सीखना, सुनते रहे। और t बराबर 5 सेकंड पर, या ऐसा कहते हैं t बराबर 2 सेकंड पर इसका आरपीएम बढ़ गया, 60 से कितना हो गया, मान लो 120 आरपीएम हो गया। और पहले समझना बिल्कुल इत्मीनान से। डन? कोई परिवर्तन, कोई समस्या, दिक्कत, समस्या, परेशानी? ठीक, चले चले। अब देखो जरा, अच्छा बताओ, ये सिस्टम क्या है? केवल इसके कह सकते हैं किसी एक्सेस के बाद क्या रोटेशन कर रहा है क्या? देखो ध्यान से, हमसे कहा गया कि ये ए बी जैसी नेग्लिजिबल मास की स्ट्रिंग से, एक बात और लिख ले, मास ऑफ ए बी टेंडिंग टू 0, आप ऐसे नेग्लिजिबल मास भी लिख सकते हैं। नेग्लिजिबल मास। अच्छा, सवाल को सॉल्व करते वक्त आपको थोड़ी सी सहायता की आवश्यकता होगी, मैं आपसे बता दूं। पड़ोस में सपोज करो कोई एक्सिस है बेटा, और इससे किसी r डिस्टेंस पर यहां कोई मास है। सपोज करो मास कितना बेटा, m। अच्छा, फोटो में हमने केवल मास दिखाया है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिख रहा है? मास दरअसल m है, जो कि कितनी डिस्टेंस तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, तो r डिस्टेंस तक डिस्ट्रीब्यूटेड है कि r डिस्टेंस पर रखा है? r डिस्टेंस पर रखा है। सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला, इसी एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर m मल्टीप्लाई बाई r स्क्वायर। मास से भी मतलब है, और मास कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड उससे मतलब है। डन? और जरा चलते जाओ, चलते जाओ। अब कुछ बातें कॉमन सेंस से जवाब दो। क्या ये एवी वाली रॉड जिसके एक एंड पर 500 ग्राम का एक गुल्लू बंधा है, ये क्या रोटेशन कर रही? और रोटेशन कर रही इसका मतलब एंगुलर मोशन कर रही। और एंगुलर मोशन करते करते आप ध्यान से देखिए, इसका पहले आरपीएम कितना था, फिर कितना हो गया? तो क्या इसकी एंगुलर रफ्तार में परिवर्तन आ गया? तो एंगुलर रफ्तार का मतलब क्या, ओमेगा में चेंज आया? और ओमेगा में चेंज यानी एंगुलर रफ्तार में चेंज आया, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम में चेंज आया। जिस प्रकार लीनियर मोमेंटम में चेंज फोर्स करता है, उसी प्रकार एंगुलर मोमेंटम में चेंज किसने किया होगा? टॉर्क ने। तो इस फोटो में टॉर्क होगा, कह रहा फाइंड टॉर्क। क्वेश्चन कह रहा फाइंड टॉर्क। टॉर्क फाइंड आउट करो, बिल्कुल सिंपल सवाल। बिल्कुल इत्मीनान से करेंगे सवाल को, बहुत हौले हौले। आओ बच्चों, चलो। अच्छा छोड़ो, टॉर्क का कोई फार्मूला जानते हो क्या? अगर तुम टॉर्क की कनेक्टिविटी जानते हो तो भी फार्मूला सोच लोगे, जैसे F बराबर m मल्टीप्लाई बाई ए, वैसे टाउ बराबर, फोटो देख लो, फोटो देख लो, चार्ट देख लिया करो, चार्ट देख लो, टाउ बराबर I मल्टीप्लाई बाई अल्फा। जो काम फोर्स करता है वही काम टॉर्क करता है, जो काम मास करता है वही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करता है, जो काम एक्सेलरेशन करता है वही काम एंगुलर एक्सेलरेशन करता है। क्या मिसिंग है? हेलो, आंसर दीजिए। क्या टाउ पता करना? अरे टाउ का जनरल फार्मूला टाउ बराबर आई अल्फा। क्या टाउ पता करना? क्या तुम्हें आई दिया गया है? बोलो बेटा, आई दिया गया है? नहीं दिया है, कोई बात नहीं, पता कर लेते हैं। आओ पता करते हैं। इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? आपने कहा ध्यान से देखा जाए तो किसी r डिस्टेंस पर m मास रखा है, ऐसा लग रहा। r डिस्टेंस पर m मास रखा हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है? I बराबर mr स्क्वायर। कंपेयर करो, m की जगह कितना रख दें?
500। अच्छा ग्राम से काम चल जाएगा, किलोग्राम बदल ले, सारा काम स्टैंडर्ड एमके सिस्टम में करना है। तो क्या ग्राम 500 ग्राम को अगर 1000 से डिवाइड कर दो क्या किलोग्राम बन जाएगा? बन के तैयार। ये हो गया एम। हाँ शाबाश। आर स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, तो आई थिंक 2 मल्टीप्लाई बाई 2। क्या मामला सही चल रहा है? शाबाश। सो आई बराबर 500 1 के 500, 500 दूनी 1000, 2 से 2 कैंसिल, आंसर 2। ये मामला केजी में है क्या? तो आंसर जो आएगा वो आएगा केजी। हेल्प करो बेटा। एम आर स्क्वायर, एम की यूनिट बोलते जाओ। एम मतलब मास, मास का यूनिट, और आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस स्क्वायर, क्रॉस स्क्वायर, इसका मतलब मीटर स्क्वायर। तो क्या केजी इंटू मीटर स्क्वायर। एक एक काम आराम से करना है। हमें दिखा एक रॉड घूम रही थी, शुरू में धीमे धीमे चल रही थी, बाद में उसने रफ्तार बढ़ा दी। रफ्तार बढ़ाने के लिए कोई फैक्टर आया होगा, आपने कहा सर लीनियर में रफ्तार फोर्स बढ़ा सकता है, एंगुलर में रफ्तार टॉर्क बढ़ा सकता है। तो टॉर्क आया है, टॉर्क का जनरल फार्मूला टाउ बराबर आई अल्फा। एक फैक्टर पता चल गया, टाउ बराबर आई, बोलो कितना बेटा? अभी भी खोजा, कितना? 2। क्या मिसिंग है? अल्फा। आओ अल्फा की खोजबीन करते हैं, अल्फा की खोजबीन करते हैं। क्या हम किसी मोशन को जब से देखना स्टार्ट करते हैं वही उसकी शुरुआती बातचीत होती है? तो आपने इसे पहली बार कब देखा? पहली दफा आपकी नजर पड़ी टी बराबर, तब इसका आरपीएम कितना था? अब सुनो ध्यान से, अगर तुमने सर्कुलर अच्छे से पढ़ा तो मैंने वहां पर सिखाया आपको। क्या सिखाया? हाँ हेल्प करो। एक चक्कर में कितना घूमते हो? क्या 360 डिग्री यानी 2 पाई घूमते हो? अच्छा, हमने कहा 60 आरपीएम, इसका मतलब क्या हो गया? 60 रेवोल्यूशन प्रति मिनट। ओमेगा की जानकारी है, इसको सही से लिखना। यही ओमेगा है, यही घूमने की रफ्तार है। चलने की रफ्तार v, घूमने की रफ्तार ओमेगा। 60 रेवोल्यूशन पर मिनट। आंसर दीजिएगा बेटा, आंसर दीजिएगा 60। एक रेवोल्यूशन का मतलब एक चक्कर में 360 डिग्री। डिग्री में काम नहीं करना, रेडियन में काम करना। 360 डिग्री की जगह पर 2 पाई, सो मल्टीप्लाई बाय 2 पाई अपॉन। ये मिनट का मतलब क्या होता है? मिनट से नहीं, इनको सेकंड में बातचीत करेंगे क्योंकि हम एमकेएस सिस्टम में काम कर रहे हैं। एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकंड काम है। तो सेकंड में कन्वर्ट करो तो मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। बराबर तो नहीं? ऐसा करने से ओमेगा मिल जाएगा। आपने देखा ध्यान से, जो आरपीएम की वैल्यू होती है दरअसल उसे किससे मल्टीप्लाई किया गया है? 2 पाई बाई 60। तो रख सकते हैं दिमाग में, इसे रख सकते हो आरपीएम मल्टीप्लाई बाई 2 पाई अपॉन 60। ऐसा करने से हमेशा क्या मिल जाएगा? ओमेगा। अच्छा ये कब का फोटो है? ये t इज इक्वल टू, तो क्या यही इनिशियल फोटो है? तो बताओ इनिशियल फोटो में जो ओमेगा आएगा वो ओमेगा है कि ओमेगा नॉट है? तो आपको ओमेगा नॉट मिल गया। ओमेगा नॉट बराबर आई थिंक 60 से 60 खत्म। आंसर कितना? 2 पाई। आंसर रेडियन में आया है तो इन टर्म्स ऑफ रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ठीक है, चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। टी बराबर आखिरी फोटो कब का है? आपने कहा सर हमारे पास मोशन की 2 सेकंड की जानकारी, शुरुआती जानकारी टी बराबर 0 की, आखिरी जानकारी टी बराबर 2 सेकंड। टी बराबर 2 सेकंड बातचीत करो। अच्छा ओमेगा सोच सकते हो क्या इसका? बोलो क्या सोचोगे? ओमेगा आपने कहा सर ओमेगा बार ऐसे नहीं सोचेंगे। ओमेगा डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, ओमेगा बराबर बेटा आरपीएम। अच्छा बताओ टी बराबर 2 सेकंड पर कितना आरपीएम था? 120। आरपीएम से डायरेक्ट ओमेगा मिल सकता है अगर आरपीएम में 2 पाई बाई 60 का मल्टीप्लाई कर दे। आरपीएम कितना? 120। यहां कितना? 2 पाई अपॉन कितना? 60 से काटो कितना आया? 2। सो ओमेगा बराबर कितना? 4 पाई इन टर्म्स ऑफ रेडियन प्रति सेकंड। पूरा मतलब बेटा पक्का? अब जरा चेक करो। आपने कहा सर ये रॉड से एंड पॉइंट पर बंधा मास किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा था। पहले घूमने की रफ्तार धीमी थी, रफ्तार तेज हो गई। रफ्तार बढ़ाने का काम जैसे लीनियर में फोर्स करता है वैसे एंगुलर में टॉर्क कर रहा होगा। हम टॉर्क फाइंड आउट करने चले। टॉर्क का जनरल फार्मूला आई मल्टीप्लाई बाई अल्फा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला लगा के आई निकाल लिया। अल्फा फंस रहा था, अल्फा का मतलब एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन बताता है पर सेकंड रफ्तार कितनी बढ़ रही है। तो सुनो ध्यान से, क्या आपके पास कुछ डेटा मिल गया? देखो जरा क्या मिला। क्या ओमेगा नॉट है? चेक करते चलना बेटा, ओमेगा नॉट। अच्छा और क्या क्या है? ओमेगा इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, क्या टाइम भी है? कितने सेकंड? 2 सेकंड। तो टाइम का भी आपके पास जुगाड़ है, 2 सेकंड। अच्छा कोई ऐसा फार्मूला जो फाइनल इनिशियल टाइम को जोड़ता हो अल्फा से? पहला बोलो बच्चों जरा, बोलो ओमेगा बराबर
ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। पहले समझ लो, लिखना बाद में। ये पहला फार्मूला एंगुलर एक्सेलरेटेड मोशन का, सुनना बहुत ध्यान से। ओमेगा कितना, ओमेगा मतलब फाइनल रफ्तार कितनी 4 पाई, इनिशियल ओमेगा कितना 2 पाई, प्लस अल्फा पता नहीं, टाइम कितना बेटा 2 सेकंड। 4 पाई में 2 पाई जाएगा 2 पाई बराबर का 2 अल्फा, 2 से 2 खत्म, अल्फा बराबर इन टर्म्स ऑफ पाई, और यूनिट क्या हो जाएगी रेडियन पर सेकंड की, पर सेकंड स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं बेटा? अब जरा सुनो, इसको और कैसे लिख सकते हो समझने के लिए। क्या इसे प्लीज प्लस सुने, क्या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है? हमने रेडियन पर सेकंड स्क्वायर को ब्रेक करके लिख दिया रेडियन पर सेकंड। क्या फायदा हुआ इससे? समझने में आसानी होगी। लीनियर एक्सेलरेशन क्या करता है? प्रति सेकंड रफ्तार बढ़ाता है। एंगुलर एक्सेलरेशन प्रति सेकंड एंगुलर रफ्तार बढ़ाता है। पर सेकंड कितनी एंगुलर रफ्तार बढ़ेगी? आप कह सकते हो पर सेकंड पाई का चेंज आएगा। कितने का? तो हेल्प कर लो, सुनो। टी बराबर 0 पर कितना ओमेगा था? हर सेकंड कितना बढ़ रहा? तो 1 सेकंड बाद क्या 3 पाई होगा, और 2 सेकंड बाद कोई डाउट तो नहीं? इतनी बात डन। अब जरा सुनो, क्या आपके पास अल्फा मिल गया, आई मिल गया, टाउ बराबर आई अल्फा। सो टाउ बराबर बोलो बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा की जगह पाई। टाउ क्या है? टॉर्क का जनरल फार्मूला क्या होता है? सुनते चलो, सब बेसिक बातें। टॉर्क का जनरल फार्मूला था फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? बोलो फोर्स का यूनिट न्यूटन, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, इन टर्म्स ऑफ न्यूटन मीटर। कितने बच्चों ने हमारे करने से पहले कर लिया था? ईमानदारी से शाबाश, बहुत बढ़िया। आसान सवाल, इसमें कोई ऐसा वो नहीं। हमने आज से कहा ना कि आज थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें होंगी। हेडिंग डाल दें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हेडिंग डाल दें बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बातचीत नहीं बेटा प्लीज आपस में। अच्छा एक बात और बताओ बच्चों प्लीज, इसमें एंगुलर वेलोसिटी सेम है कि चेंज हो रही है? आंसर दीजिए, आंसर। ओमेगा चेंज हो रहा ना, तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी कि बदलेगी? क्यों बदल रही? रीजन बताओ। लीनियर वेलोसिटी बदलेगी तो क्या लीनियर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता था? हाफ एम यू स्क्वायर से हाफ एम वी स्क्वायर हो गई तो क्या चेंज आया? काइनेटिक में चेंज आता है तो क्या वर्क एनर्जी थ्योरम सुना है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस बराबर चेंज इन। तो वहां पर फोर्स जो काम करता था उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता था। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो ट्रांसलेटरी में फोर्स काम करता था उससे ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती थी। तो जो यहां टॉर्क काम कर रहा है उससे रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। कोई डाउट तो नहीं बेटा? शाबाश, नोट करें। हेडिंग डाल दें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हेडिंग डाल दें मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी बच्चों को कोई डाउट तो नहीं बेटा? प्लीज हाथ उठाओ, पूछो। कोई समस्या किसी फार्मूले में कहां से क्या लगा दिया? अरे हमें जो चाहिए था हमने सबसे पहले वो लिखा, फिर जो जो मिसिंग था उसके पास घूम के आए। हेडिंग डाल दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो बेटा आइए, शाबाश 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 शाबाश। हेडिंग क्या डाली आपने? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आंसर दीजिए बेटा, इधर हेल्प करते चलो फटाफट। एक्सेस जनरल डिस्टेंस आर, सिंगल बॉडी एम। डन। फोटो देखना, पहली फोटो मार्केट पे। कोई डाउट तो नहीं?
किसकी चर्चा हो सकती है? मास की मास के डिस्ट्रीब्यूशन की, दोनों की, मास की भी और मास के। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा है? आई बराबर, अरे जनरल फार्मूला, मास m मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर। आंसर देते जाओ। ये डिस्क्रीट मास सिस्टम है कि रेगुलर मास सिस्टम? ये मास बांटा गया है कि उठा के रख दिया गया है? रख दिया गया मतलब अलग अलग रख सकते हो, ऐसा m1 m2 m3 ऐसे को डिस्क्रीट कहते हैं। अब सुनते जाना, अभी अभी रेगुलर मास मिलेगा। दूसरी फोटो, एक्सिस ऑफ रोटेशन m, ऐसा कर दे इसको बेटा, a कर दे, a। थोड़े से चेंजेस करेंगे, थोड़ा सा कुछ सिखाना चाहते हैं। a m a डन। ये दो मास का सिस्टम। नेक्स्ट, अरे बताओ पहले इतनी बात बताओ। अब की बार हमारे पास एक सिस्टम है, सिंगल मास सिस्टम की डबल मास। क्या डबल मास सेंटर से कुछ, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ दूरी पर रखा है? ये कितनी दूरी पर? ये वाला भी कितना? तो क्या इसका अलग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सोच सकते हो? ma²। इसका बोलो कितना? ma²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, कह सकते हो टेंसर क्वांटिटी लाइक स्केलर क्वांटिटी, तो उसमें डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? ma²। इसका बोलो कितना? ma²। दोनों मिला कितना? 2ma²। सो आई सिस्टम बराबर 2ma²। तीसरी फोटो, आराम चलना बेटा, फिर सुनना बिल्कुल हाले। मास और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को देखना, मास प्लस मास कितनी दूरी पर रखा, दोनों बातें नजर करनी है। तो I बराबर ma²। नेक्स्ट फोटो, I सिस्टम बराबर, सिस्टम मतलब मोर देन 2 पार्टिकल, 2 और मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा। आपने कहा सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होगा, इसका भी होगा। हमने कहा दोनों को कैलकुलेट कर लो। आपने कहा सर कैलकुलेट करने से पहले फिजिक्स में ये ध्यान देना पड़ता है कि वेक्टर क्वांटिटी या फिर स्केलर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? टेंसर। लेकिन टेंसर क्वांटिटी का जो एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा? लाइक स्केलर, स्केलर जैसा। कोई डाउट नहीं बेटा? अब आगे देखिए जरा, आगे देखिए। नेक्स्ट फोटो नंबर 3, फोटो नंबर 3। M और M एक ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगल दिखाई दे रहा है और ट्रायंगल के प्लेन, ये प्लेनर ट्रायंगुलर शेप है। ये और 3 मास ऐसे 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 रखे गए और इनके प्लेन से परपेंडिकुलर एक एक्सिस ऐसे जा रहा है। ये फोटो देख लीजिए। सपोज करो हर वर्टेक्स से डिस्टेंस a है। ये सिंगल मास है कि मल्टीपल मास सिस्टम है? एक आदमी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिसाइड करेगा कि सारे इंडिविजुअल एक मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या इस एक्सिस के अबाउट बता सकते हो? अगर इस एक्सिस के अबाउट इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो आपका जवाब ma²। इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है? ट्रीट करने में कैसी है? तो डायरेक्शन के साथ जोड़ने की सीधे सीधे जोड़ दे। तो आई सिस्टम बराबर बेटा, आई सिस्टम बराबर ma²। कितनी बार? 3 बार। सो 3 टाइम्स ऑफ ma²। लिखते जाना। लास्ट फोटो, लास्ट फोटो। फोर्थ नंबर फोटो, ये एक स्क्वायर शेप है। ऐसा स्क्वायर शेप, ऐसे वर्ग की आकृति, बेटा केवल नोट करते जा रहे हो कि चीज समझ में भी आ रही है? कोई डाउट तो नहीं? बिल्कुल नहीं समझ। लेक्चर आसान है, फिर से कह रहा हूं बेटा, बिल्कुल हौले हौले चलना है। रफ्तार कल तक आ जाएगी, बहुत बढ़िया रफ्तार। कल हम लोग शीट भी सॉल्व करेंगे। तो ये बेटा सिंगल मास सिस्टम था ma², मल्टीपल मास सिस्टम ma² 2 बार, 3 मास सिस्टम ma² 3 बार। ये 4 मास का सिस्टम है जो किसी स्क्वायर के कॉर्नर्स पर 4 मास रखे। स्क्वायर
उसके कॉर्नर पर 1 2 3 4 और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस जा रही है इसके सेंटर ऑफ मास से। पूरी भाषा समझना, स्क्वायर सिस्टम चारों कोनों पर बराबर बराबर आइडेंटिकल मास रखा है। स्क्वायर की डायमेंशंस है ए साइड, ये इसका प्लेन है, प्लेन में ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर काउंसाइड करेगा। तो पहचानो, हेलो हेलो, अबे नोट ना करो, समझो भी। एक्स वाई क्या है, आखिरी फोटो, एक्स वाई क्या है, एक्सिस है। एक्स वाई क्या है, कहां से जा रही, किसके सेंटर ऑफ मास से, स्क्वायर शेप के सेंटर ऑफ मास से जा रही। पूरा सुनना, एक्स वाई एक ऐसी, फोटो देखो पहचाना सीख जाओ। एक्स वाई एक ऐसी एक्सिस है जो इस स्क्वायर सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से जा रही है, और ये एक्सिस साथ ही साथ इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्या पूरी बात समझ में आई? शाबाश, नोट करते चलो, नोट करते। ये आखिरी वाला आंसर कोशिश करो निकले, आखिरी वाला आंसर कोशिश करो निकालो। गड़बड़ ना करना, हाथ पर तोड़ देंगे। हवा में जवाब मत देना। 4 एम, रुक जाओ, बता रहा रुको, 4 आंसर आ रहा, बता रहा है रुको। हवा में चल रहा ना, तुम्हें एम ए स्क्वायर 2 एम ए स्क्वायर 3 या 4 एम ए स्क्वायर मार दो, सही है। हाँ बेटा, करेक्ट, बिल्कुल सही बात, 2 एम ए स्क्वायर आएगा। समझिए। अच्छा, ये कैसा शेप है, स्क्वायर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्रीट सिस्टम का, मास कहीं रखा है, दूरी दी गई है, एम ए स्क्वायर लगा दो, एम आर स्क्वायर लगा दो, तो आपको एम की रिक्वायरमेंट है और आर की रिक्वायरमेंट है। तरीका क्या है, एम खोजो। आपने कहा सर ये एम है, डिस्टेंस खोजो, ये डिस्टेंस पता कर रही, अकल लगाओ। क्या तुम्हें ये डिस्टेंस पता है? क्या ये डायगोनल है? किसका? स्क्वायर का। हेल्प करना बेटा, साइड में फोटो देखो, साइड में फोटो। अगर ये स्क्वायर ए साइड का है, कितने का? ए साइड का, तो क्या आप इस ट्रायंगल को देख पा रहे हैं? अच्छा, अगर ये स्क्वायर को हम बाइफरकेट करें, 2 टुकड़े कर दें, तो 2 टुकड़े करने पर इधर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। ये साइड है जो कि इक्वल, चूंकि शेप कैसा है, स्क्वायर, और ये किसका काम कर रहा? डायगोनल का काम कर रहा। मदद करना, पाइथागोरस लगाओगे तो आई थिंक पाइथागोरस के हिसाब से इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो। तो एबीसी ट्रायंगल में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो क्या आप लिख सकते हो, AB का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो क्या रूट आएगा? तो 2 तो रूट में फंस जाएगा, लेकिन a स्क्वायर होने की वजह से रूट से बाहर। तो टोटल साइड कितनी आ गई? रूट 2a। तो इसकी आधी साइड कितनी होगी? रूट 2a का आधा। क्या इतनी बात डन? आराम से समझा रहे हैं यार, ठीक? अब ध्यान से, आप चाहो तो 2 को तोड़ सकते हो। सुनो ध्यान से, मैं लिख रहा हूं, सबको समझा रहा हूं। रूट 2a अपॉन 2 को तोड़ो तो 2 को रूट में 2 बार लिखा जा सकता है। एक सिंगल पावर फंक्शन को आधी पावर के साथ लिख दिया, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? पूरी डायगोनल की डिस्टेंस हो गई कि आधी डिस्टेंस हो गई। तो ये पार्ट जो बेटा हो जाएगा, दिस इज a बाई रूट 2। थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट। अब इससे ज्यादा सहूलियत की उम्मीद ना करें आप हमसे, ठीक है बेटा? आंसर दीजिए बेटा। इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? आंसर बोलना। इस मास का इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? m a बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। ऐसा बोल सकते हो? ऐसा बताओ तो आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा m a स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा? 2। क्या जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसा ही इसका, वैसा ही क्योंकि सबकी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस अलग अलग की एक जैसी। अरे ये a बाई रूट 2, 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 ये m, ये m, ये m, ये m, तो सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम की अलग अलग सेम। अगर सेम तो ये वाला m स्क्वायर बाई 2, तो ये वाला भी m स्क्वायर बाई 2, तो ये वाला भी m स्क्वायर, तो ये वाला भी m स्क्वायर बाई 2। टोटल कितना हो जाएगा? 4 बार आएगा। तो टोटल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो बेटा 4 टाइम्स ऑफ m a स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर 2m स्क्वायर। सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। ये कह रहा सर हम ma स्क्वायर ये कैलकुलेट हमने साइड में दिखा दिया a बाई रूट 2। कुछ बातें स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में याद रखें। स्क्वायर शेप की जो डायगोनल होती है वो a रूट 2 होती है, उसका आधा पार्ट a बाई रूट 2 होता है,
और जो चारों मास हैं, चारों मास, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सभी स्क्वायर के सेंटर से आइडेंटिकल बराबर बराबर दूरी पर है, तो सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर बराबर आएंगे। तो क्यों हम 4 बार कैलकुलेट करें, हमने एक कैलकुलेट करके उसका 4 गुना कर दिया। आई थिंक डन। कोई समस्या, कोई लापरवाही नहीं हो रही, शाबाश, हेडिंग डालो। रेगुलर मास सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेगुलर मास सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेगुलर मास सिस्टम। बच्चों इसमें किसी को समस्या तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं संकोच, बेशरम बन के हाथ ऊपर कर सकते हो तुम। हाँ बताओ बेटा, ये कितने मास हैं? 4। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितने का निकालना पड़ेगा? 4। अच्छा, इस अकेले का हवा में बोल के बताओ, mr स्क्वायर, mr स्क्वायर, m इस बॉडी का मास और r इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी। आपको यही तो मामला फंस रहा होगा, और ये मामला फंस रहा है। ध्यान से देखो, शेप कैसा है? स्क्वायर। स्क्वायर शेप को साइड में ले जाओ, कुच्चे में ले जाओ, इससे बात करो। ये कितना? a, ये कितना? a। तो पाइथागोरस के हिसाब से बेटा ये कितना आ जाएगा? a√2। तो ये क्या a√2 का आधा हो जाएगा? और अगर ये a√2 का आधा हो जाएगा तो ये भी a√2 का, या a/√2 का आधा, a√2 का आधा बेटा a/√2 होगा, तो ये भी a/√2, ये भी a/√2, ये भी a/√2। ऐसा 4 बार कर लो, या एक बार करके 4 से मल्टीप्लाई कर। डन, शाबाश। नेक्स्ट देखिए, हेडिंग डाल दे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेगुलर मास सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेगुलर मास सिस्टम। एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से। क्या फोटो देख पा रहे हो? इसमें कौन सी ऐसी बॉडी है, हेल्प करो बेटा प्लीज, सभी लोग मदद करिए। इसमें कौन सा ऐसा बॉडी मास सिस्टम है जिसमें मोशन स्टार्ट करने के लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? आपने कहा सर अगर आपका पर्पस इनको ट्रांसलेट करने का है तो आप इन पर, इनके सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाते रहिए, मोशन ट्रांसलेटरी होगा। लेकिन अगर हमने इनके सेंटर ऑफ मास से कुछ दूरी पर फोर्स लगाया, यानी टॉर्क लगाया, सिस्टम घूमेगा। हेल्प करो बेटा। अगर सारे चारों फोटो में 1 2 3 4 चारों में अगर आइडेंटिकल टॉर्क लगाया जाए, आंसर दीजिएगा, अगर चारों फोटो में आइडेंटिकल टॉर्क बराबर बराबर घुमाने का प्रयास किया जाए तो सबसे पहले कौन घूमेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे फटाफट बोल तो जाओ यार, इतना गधे बंदी कर रहा है। इनमें सबसे पहले कौन घूमेगा? आपने कहा सर घूमने का, चलने का अपोज मास करता है और घूमने का अपोज मोमेंट ऑफ, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसका अपोजिशन भी, वो जल्दी स्टेट चेंज करेगा। सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या पहले वाले का है? तो क्या सबसे जल्दी मोशन में आ जाएगा? सबसे जल्दी रेस्ट में कौन आएगा? सबसे देर से मोशन में कौन आएगा? सबसे देर से रुकेगा भी कौन? कोई डाउट तो नहीं? शाबाश, हेडिंग डाल दें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ जी, अच्छा सॉरी सर, वेरी सॉरी। हाँ, ये 3 हमारा स्क्वायर है ना, वो वाला 2 था, ये 1 था, ये 2 था, वो भी 2 है, ये वाला। हाँ, तो सबसे देर से कौन घूमेगा? तीसरा वाला, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे, इसमें आदत से भी सबसे, तो देर से घूमेगा और देर तक घूमेगा। शाबाश, नोट कर लें, हेडिंग डालें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेगुलर मास सिस्टम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेगुलर मास सिस्टम। कैसे रफ कर दे बेटा? रफ कर दे बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेगुलर मास सिस्टम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेगुलर मास सिस्टम। सुनो बच्चों, चलो, अभी तक मास कैसे थे? डिस्क्रीट, समझना ध्यान से, कैसे थे? अलग 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 बांट कर रखे गए थे। अब बांट के नहीं रखेंगे हम, एक साथ कई सारे मास कंबाइन करके रॉड बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? रॉड। ये रही आपकी एक्सिस और ये रही जनाब आपकी रॉड, ये रॉड। डन। एक्सिस मान लीजिए आप एक्स वाई। बातें नहीं बेटा प्लीज, बातें नहीं, धैर्य सुनते रहो। इसके बारे में 2 इंफॉर्मेशन, इसका मास कितना मान लो? m, इसकी लेंथ कितनी मान लो? l। कोई डाउट तो नहीं? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा इसका इनर्शिया कितना है? इनर्शिया में चेंज कौन लाएगा? फोर्स। इसको घुमाना है, फोर्स लगा दे, टॉर्क लगा दे।
टॉर्क किससे बात करता है? इनर्शिया के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल मास पर डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर? तो क्या पूरी की पूरी रॉड एक तरफा किनारे रखी की पूरी बटी हुई है? आधी रॉड एक्सिस ऑफ रोटेशन के राइट साइड है, आधी लेफ्ट साइड है। क्या करें? एक काम कर सकते हैं, आपको अगर डिस्क्रीट मास मिलता, इमेजिन करो, अच्छा ये पूरा मास कितना? पूरा मास आधा कितना? इधर भी कितना? क्या ये m/2? अच्छा बताओ पूरी लेंथ कितनी? तो आधी लेंथ कितनी? l/2। इधर l/2 तो इधर भी शाबाश। अच्छा मास आधा लेंथ भी? क्या m/2 मास को l/2 पर रखा? मान ले मास दरअसल l/2 पर नहीं रखा, बल्कि 0 से l/2 के बीच में रखा है। सही बोला? तो मास का फर्क पड़ेगा और मास के डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क पड़ेगा। आंसर दीजिएगा। आंसर आप फंस गए। आपने कहा सर बड़ी समस्या है, अगर हम इसके नन्हे टुकड़े कर लें, ये क्या हर टुकड़े का x पता है, दूरी पता है? अरे आपने कहा सर ये जो रॉड है, प्लीज सुनो, ये रॉड कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों से मिली हुई मान सकते हो, हर एक का अपना mr² ऐड कर दो। आपने कहा सर गड़बड़ हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका r कम है और कुछ लोग ऐसे जिनका r ज्यादा है, कभी कम कभी ज्यादा। कांस्टेंट है कि बदल रहा? बदल रहा मतलब वेरिएबल मतलब डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन। आओ सहारा लेते हैं। आपने कहा सर अलग अलग टुकड़ों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है, क्या करें? किसी जनरल दूरी पर चले जाएं? तो हम जनरल दूरी पर चले गए। जनरल दूरी पर का मतलब कितना चले गए? x से थोड़ा सा आगे बढ़ गए, और थोड़ा सा आगे कितना होता है? dx। अच्छा अगर टुकड़े की लंबाई dx है तो क्या इसका मास m होगा कि dm होगा? dm मास होगा, इसका मास भी dm होगा। अच्छा क्या इस बात को मैथमेटिकली लिखा जा सकता है? बोल जरा कैसे लिखोगे? आपने कहा सर l लंबाई का मास कितना है, तो यूनिट लेंथ का बेटा कितना होगा? तो क्या आपके पास dx लेंथ है? तो dx लेंथ का कितना होगा? m/l इंटू dx। और क्या इसी छोटे से मास का, छोटू मास का नाम dm है? तो क्या यही dm की तरह काम करेगा? ये आपका dm बन गया। अरे आपने क्या किया? आपने कहा सर l लंबाई की रॉड थी, m मास था, मैं उतने मास का अंदाजा लगाना था एक ही तरीके से, यूनिटरी मेथड से, इतने का इतना तो इतने का इतना तो इतने का इतना। कैसा कर लोगे? अब सुनो ध्यान से, dm तैयार हो गया साहब, dm तैयार, हेल्प करना। अच्छा dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सोच सकते हो, बाकी रॉड छोड़ दो, मोह है, मिथ्या है, इसका सोचो, इसके बारे में बताओ, कैसे जानते हो? अच्छा इससे बात कर लो, ये कह रहे अगर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम सोच ले गए, सुनना, और हमको इकट्ठा कर ले गए, कहां से कहां तक? सेंटर से किनारे तक। इकट्ठा करने का मतलब इंटीग्रेट कर लेना। तो ऐसा करने से क्या ऐसे कई सारे टुकड़े तुम इकट्ठा कर पाओगे? और कई सारे टुकड़े इकट्ठा कर लोगे, क्या आधी रॉड बन जाएगी? और जैसी इधर की आधी होगी वैसी ही इधर की भी आधी, दुगना कर लेंगे। तो हेल्प करना बेटा, पहले इस टुकड़े के बारे में बताओ, क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सोच सकते हो? आपने कहा अगर पूरी रॉड का कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आंसर में आएगा तो कुछ में इसका भी कंट्रीब्यूशन है, थोड़ा मतलब i की di। तो इस टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलना बेटा di बराबर। अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फार्मूला क्या है? mr²। तो अब की बार m की जगह कौन है? dm। और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर है? x। तो क्या dm इंटू x² कर दें? अब ऐसे टुकड़े समेटना शुरू करो। सुनना बहुत ध्यान से, सुनिए। ये कौन सी पोजीशन है? x बराबर, अगर ये x बराबर 0 है तो ये दूरी का नाम x है, तो छोटे टुकड़े का नाम dx है, और अंत में लंबाई कहां पर खत्म हुई है? x बराबर l/2। सुनना बहुत ध्यान से, आपने किसी रॉड में, आपको पता था अलग अलग टुकड़े अलग अलग दूरी पर हैं, आपने सेंटर से कोई जनरल दूरी x मानी, छोटा टुकड़ा काटा dx लंबाई का, और इस dx लंबाई के टुकड़े का नाम dm रखा। आप इसके विचार विमर्श में लग गए कि अगर इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जुगाड़ हो गया तो हम ऐसे ही टुकड़े इकट्ठा कर लेंगे, कहां से कहां तक? x बराबर 0 से लेकर के x बराबर l/2 तक। तो क्या आधी रॉड की व्यवस्था हो जाएगी? और जब आधी की व्यवस्था हो जाएगी, दुगनी कर दोगे तो क्या पूरी की व्यवस्था हो जाएगी? तो सुनना ध्यान से, di बराबर dm इंटू x² इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। अब इंटीग्रेट क्यों कर रहे हो? अरे ताकि ऐसे तमाम सारे टुकड़े इकट्ठा कर सको। कैसे तमाम सारे? dm वाले। अच्छा कहां से कहां तक इकट्ठा करना है? 0 से l/2। अच्छा ऐसा करने से आधी रॉड कवर हो गई कि पूरी? आधी। क्या जैसी इधर आधी वैसे पीछे भी है? डायरेक्शन का फर्क पड़ता है क्या? अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का फर्क
तो क्या एक तरफ का निकाल के दुगना कर दे, दोनों मिल जाएंगे? अरे यार जैसा इसका आएगा क्या वैसा इसका आएगा, तो 2 बार निकाले कि एक को निकाल के दुगना कर दे, तो एक का निकालना इसको कितना कर देंगे हम लोग, 2 गुना। ऐसा करने से पूरी रॉड कवर हो जाएगी, इधर साइड वाली भी और इधर वाली भी। आंसर दीजिए, डी आई का इंटीग्रेशन। अरे डी आई इकट्ठा करो, क्या आई बन जाएगा? आई बराबर 2 कांस्टेंट नंबर, छेड़खानी मत करना। इंटीग्रेशन के अंदर कौन फंसा? डीएम कौन है? पड़ोस में लिखा हुआ है, पकड़ो 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 पकड़ो, कितना? m बाई एल मल्टीप्लाई बाई डीएम इंटू कितना आ रहा बेटा? एक्स स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से l/2। कोई समस्या तो नहीं? धैर्य से चलते रहिए बेटा। आई बराबर, शाबाश बेटा, आई बराबर 2 कहां कर ले? बाहर। m कैसा? अरे पूरी रॉड का मास तो कांस्टेंट है, m बाहर, l कैसा? बाहर। इंटीग्रेशन में कौन फंसा? एक्स स्क्वायर इंटू कितना? सोच समझ के बताना, तुम गणित के विद्यार्थी नहीं, लेकिन बायो तुम्हें समझनी चाहिए। सुनो ध्यान से, क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? किसका? किसके रिस्पेक्ट में? जिसके रिस्पेक्ट में करते हो क्या उसी की लिमिट लगती है? तो dx के रिस्पेक्ट में करते हो तो x की लिमिट लगेगी। x की शुरुआत कहां से कहां तक कवर करना चाहते हो? l/2 तक। तो 0 से लेकर के l/2 तक। कोई समस्या? आइए बच्चों, तो आई बराबर 2m/l। हम सुनना, इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज कर दो और जो ऊपर आए कॉपी कर दो, तो x के 2 पावर इंक्रीज करोगे तो क्या x की पावर 3 बन जाएगी? और जो ऊपर आता है उसे नीचे कॉपी कर दो, इंटीग्रेशन तैयार। डब्बा लगाओ, लिमिट बताओ कहां से कहां तक? 0 से l/2 तक। क्लियर? इंटीग्रेशन कोई समस्या? आंसर बताओ बच्चा। 2 बाहर रहेगा, m भी कहां रहेगा? बाहर, l भी कहां रहेगा? बाहर। अच्छा 3 कांस्टेंट की वेरिएबल, क्या कांस्टेंट को डब्बे से बाहर खींच लें? अरे कांस्टेंट में वैसे भी कोई परिवर्तन नहीं होना, उसको उठा के डब्बे के बाहर फेंक दो, बाहर आ गया। ये लीजिए, 2 बाहर, m बाहर, l बाहर, 3 बाहर, सारे कांस्टेंट बाहर लगाते हैं। लिमिट किसकी लगानी? x की। तो पहले कौन सी लिमिट? अपर लिमिट। तो x की जगह क्या रखा जाए? l/2। तो क्या l/2 का क्यूब हो जाएगा? तो l/2 का होल क्यूब। फिर क्या लगा दें? माइनस। फिर रखते हैं लोअर लिमिट का मतलब 0 का होल क्यूब। सही लिखा है? चेक करते चलना। तो बेटा आई बराबर 2 टाइम्स ऑफ m अपॉन कितना बेटा? 3l। हेल्प करना बेटा, 3l। अच्छा बताओ यहाँ क्या आ जाएगा? क्या l की 3 पावर आ जाएगी? तो l क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8। अच्छा 0 का कोई इंपॉर्टेंस? क्या इस l से l की 2 पावर में से 3 में से एक एलिमिनेट होगी, 2 पावर बच जाएगी? कुछ और कट सकता है क्या? 2 1 के 2, 2 चौको 8। आंसर बोलना क्या बचा? m बचा। l की कितनी पावर बची? 2 पावर, m l स्क्वायर अपॉन क्या बचा? 3 4 जा 12। ये आधी रॉड का कवरेज है कि पूरी रॉड का? क्योंकि तुमने कितनी बार कर दिया? 2 गुना। आधा पार्ट इधर का, जैसा पार्ट राइट साइड वैसा ही आइडेंटिकल लेफ्ट साइड। तो एक तरफ के कैलकुलेशन को आपने जस्ट डबल कर दिया। नोट करें फिर विचार करते हैं। तो रेगुलर मास सिस्टम में आपको हर बार यही करना। एक और एग्जांपल करके देखेंगे आपके हाथ रफा करने के लिए। हालांकि ये टेक्निक हम लोग सेंटर ऑफ मास में शायद इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन आपके हाथ अभ्यस्त कराने के लिए मैंने आपको फिर से एक बार ट्राई करा दिया। नोट करें, थोड़ा मामला ठीक होगा। कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल परपेंडिकुलर आ जाएगा, सवाल भी आ जाएंगे कल। पैरेलल परपेंडिकुलर मजा आएगा, फिर मिक्स लगा देंगे। कल थ्योरम से उबर जाएंगे, एनर्जी कॉन्सेप्ट बता देंगे और कोशिश करेंगे रोलिंग तक पहुँचे। है बहुत कुछ है तो बहुत कुछ सब बताएंगे बेटा, छोड़ेंगे कुछ नहीं। नहीं छोड़ेंगे। इत्मीनान से नोट करें। फिर से जो बच्चे नोट कर रहे हैं प्लीज नोट करते रहें, सुनते रहें। एक कान नोट करने में, आंखें नोट करने में और कान
हंस लो, ठीक है, हंस लो। जो रॉड है वो सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन है किसी एक्सिस के दोनों तरफ। तो आपने रॉड के किसी छोटे सेगमेंट पर काम कर लिया, डीएम सेगमेंट पर, और इसका छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी फाइंड आउट कर लिया। और डी फाइंड आउट करने के बाद आपने डी को इंटीग्रेट किया, क्योंकि डी कई सारे मासेस का इकट्ठा करोगे तो रॉड बनकर तैयार हो जाएगी। आपको एक तरफा रिजल्ट हमने सोचने के लिए कहा था, 2 गुना इसलिए किया है क्योंकि जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन इस तरफ है बिल्कुल वैसा ही पीछे की तरफ है, तो दोनों बार निकालने से बेहतर है एक को निकाल के 2 गुना कर दो। तो मदद करिए जरा सा, क्या अब आपके पास फाइनल आंसर रेडी हो गया है? आपके पास अगर रेगुलर मास सिस्टम के तौर पर L लंबाई की और M मास की रॉड है, कृपया आपस में बातें ना करें, बात करने में जबान इस्तेमाल होती है, और जो लोग ज्यादा बोलेंगे उनकी जबान कटवा दी जाएगी। जबान कलम नहीं होती बेटा, कटवाई जाती है। अभी क्लियर करें, किसी दिन हम क्लास लेंगे उसमें बता देंगे क्या कटवाना है और क्या कलम करना। गर्दन बेटा सर के अलावा बाकी सब कटता है, आंखें टूटती हैं, हाथ टूटता है। कौन बकवास कर रहा है? अच्छा ये रॉड कैसी थी? ये अपनी एक्सरसाइज बकवास नहीं करो। ये तो लोग पढ़ना नहीं चाहते हो क्या है? प्लीज पढ़ो यार भाई। कौन है शुद्धिकरण? यहाँ हो जाए शुद्धिकरण पगलू। गंगा जल में डुबो मारेंगे तुम्हें। खूब शुद्धिकरण, जब तक तुम्हारा प्राण न निकल जाए बस करो गुरु जी, तब तक शुद्धिकरण करते रहेंगे तुम्हारा। नहीं बकवास नहीं, ये पर्सनल मामला है, हम पर्सनल बातचीत कर रहे हैं, हम और एक बच्चा। आप प्लीज इंटरफेयर ना करें, सुन ध्यान से। देखिए आप ना इंटेंशनली बोलते हैं, ना ही मैं इंटेंशनली आप पर कमेंट करता हूँ। हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, सब एक परिवार है, इसे स्टडी पॉइंट परिवार कहते हैं, जहाँ हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अगली हेडिंग डालते हैं इसमें। क्या कह रहे हो? बस खबरदार अगली हेडिंग लिखो। कल थ्योरम सीखनी यार, आज तैयारी होगी वैसे, कभी तुमको तोते की तरह बुलवाते हैं, परेशान ना हो। देखो लास्ट लाइन लिखो बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। यार ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था बेटा? हेडिंग तो डाल दो, इसमें हेडिंग ऐड कर दो या लास्ट में लिख दो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मूवमेंट ऑफ, हमें रेगुलर मास याद था बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। क्या बच्चे बोलिए सही? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। अभी आपने क्या सीखा बेटा? हाँ, आपने रेगुलर मास सिस्टम डाला ना, कोई दिक्कत नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड देखा आपने, किसके अबाउट देखा? हाँ ये आपने देखा, प्लीज फोटो बना लो, बातें हर बात क्लियर करो बेटा। अभी जो आंसर निकाला वो आंसर आया था ml²/12, राइट? सुनो, तो ये जो आई आया था, आई मीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था, वो आया था ml²/12, ml²/12। ये किसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, किसके अबाउट? एक बिल्कुल आराम से पढ़ना, एक्सिस के अबाउट। वो एक्सिस कहां से जा रही थी? रॉड के सेंटर ऑफ मास से जा रही थी। सुनना बहुत ध्यान से, रॉड के सेंटर ऑफ मास से जा रही थी। साथ ही साथ रॉड की जो एक्सिस है, यानी रॉड की लेंथ के अलोंग जो एक्सिस है, उसके परपेंडिकुलर भी थी। इस बात को पूरी तरह लिख दें, आप भी मेरे साथ लिख लें कि दरअसल आई जो, आप चाहे वैसे लिख लो, बिल्कुल ऐसी हेडिंग डाल दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। इसमें एक साइड में इस रिजल्ट को डिस्कस करो फिर से एक बार। इसमें लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इतना कहने से काम नहीं चलेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस। ये एक ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने अभी ड्राइव किया है। सुनते भी चले बेटा, केवल छापे नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग, एक ऐसी एक्सिस जो पास हो रही, पासिंग थ्रू कहां से पास हो रही थी बेटा? रॉड के सेंटर ऑफ मास है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, शाबाश, ऑफ रॉड
एंड शाबाश एंड एक बात और करनी पड़ेगी कि परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रॉड, दरअसल रॉड की एक्सिस उसकी लेंथ वाली एक्सिस मानी जाएगी, एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रॉड, प्लेन नहीं बोल सकते बेटा, 1D शेप है, 2D होता था प्लेन बोल देते। डन। आप इसे ऐसे बोल सकते हो कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेटा वो उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट है और लेंथ के परपेंडिकुलर, ऐसा बोल सकते हो। परपेंडिकुलर टू द एक्सिस की जगह परपेंडिकुलर टू लेंथ बोल सकते हो, कोई बात नहीं। अगला फोटो आंसर चाहिए बेटा। आज की डेट का करीब करीब आखिरी सवाल, कल हम लोग थ्योरम डिस्कस करेंगे शीट के साथ। न्यूमेरिकल क्लास में आज कौन कौन नहीं आया था सुबह? हाँ, जो भी नहीं आया था कोशिश करो। हाँ, कल से अगर नहीं दिखाई दिए तो पैर कलम, जब सब कुछ तुम स्टडी पॉइंट में कलम करवा लोगे, चलो फिर कैसे यार ये कलम चिल्लाते हैं, हमको डर लगता है किसी ने हमारी कलम ना बना दी है। प्लीज यार रक्षा करना, सुनो ध्यान से। ये क्या लिखा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। आखिरी फोटो देख के बताना क्या करने जा रहा हूं, प्लीज सुनो ध्यान से। हंसते खेलते हैं, लाइट बहुत छोटी है। अरे अजीब बात है, हमने कहा तुम वाकई इतने भूखे हो हंसी के कि तुम्हें भयंकर ड्रग्स की आवश्यकता है, लेकिन मानो 4-4.5 महीने बाद तुम्हारा एग्जाम है। सिंसियर बनो, पढ़ाई करो। हकीकत कह रहे हैं, सिलेक्शन के बाद वो नशा आएगा ना कि तुम्हें 4 लाइन सुनने के लिए नहीं उतावले होगे, बल्कि 2-4 लाइन बोलने के लिए उतावले होगे। अब भले वो 2-4 लाइन तुम किसी से बोलो, तुम्हारी अपनी मर्जी है। ध्यान से ये कौन है? पहचानो प्लीज पास में। ये कौन है? एक्सिस। ये कौन है? रॉड। अच्छा, रॉड का अब की बार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना। क्या सेंटर ऑफ मास से जा रही है एक्सिस? रॉड के एक एंड पॉइंट से जा रही। कहां से? और रॉड की लेंथ के साथ कैसी है? बोलो। इसको क्या लिखा जा सकता है? ये एक ऐसी, मैं बोल रहा हूं प्लीज सुनना, एक अब रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से सोचने जा रहे हो, लगाने जा रहे हो किसी ऐसी एक्सिस के अबाउट जो रॉड के एक एंड पॉइंट से जा रही है, साथ ही साथ रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर है। इन भाषाओं को समझना अनिवार्य है। क्या सभी लोग समझ गए ना बेटा? yes, ये एक्सिस ये कहां से जा रही है? सेंटर ऑफ मास से कि एंड पॉइंट से? लेंथ के पैरेलल एक्सिस के लेंथ के परपेंडिकुलर। शाबाश, सुनो ध्यान से। क्या आंसर पता है? थोड़ा मत लगाना, हमें पता है कि तुम में से आप में से कुछ लोग सीखे हुए हैं, तो सीखने वाले हो नहीं, जिन्हें सीखना वो सुनो ध्यान से। क्या करें? अरे कुछ ना समझ में आए तो किसी जनरल एक्सपर्ट चले जाओ। कहां चले जाओ? जनरल एक्सपर्ट। यहां चले जाओ एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट वही टेक्निक, एक्सपर्ट जाकर के एक टुकड़ा काट लो। बेटा आना चाहिए, नहीं आए गड़बड़ होगा। अभी एक बात और निकलवा के दिखाएंगे, वेरिएबल मास सिस्टम लगा देंगे, परेशान हो जाओगे। इसमें सीखो इसको। कितनी डिस्टेंस पर चले गए? x। ये लेंथ कितनी होगी बेटा? dx। टुकड़े का मास कितना होगा? dm। क्या इसके बारे में सोच सकते हो? सोच सकते हो। बोलो जरा, क्या सोचोगे? बोलो। l लंबाई का मास कितना? m। तो यूनिट का कितना? m/l। आपके पास कितना टुकड़ा है? dx। तो dx का मास कितना होगा? m/l into dx। क्या इसी टुकड़े का नाम dm है? तो क्या आपका dm तैयार हो गया? आप जरा बताओ, सुनो ध्यान से। आपने कहा सर रॉड के पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अंदाजा नहीं है, लेकिन अगर सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो हम इस dm के बारे में सोच सकते हैं। हेल्प करना, अगर पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के बाद i है, तो इसका कंट्रीब्यूशन i होगा कि di होगा? शाबाश। तो हम चले di फाइंड आउट करने। di आंसर तो बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फार्मूला mr²। तो dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सोच के बताओ कितना? dm into x²। सही है। सो di बराबर, प्लीज सुनते रहें, dm into x²। क्या इतने से काम चल जाएगा या ऐसे कई सारे टुकड़े इकट्ठा करने पड़ेंगे? कहां से कहां तक? अगर रॉड की लंबाई l है तो क्या टुकड़ों का इकट्ठा करना x बराबर 0 से शुरू कर दें और कहां तक करते चले जाएं जब तक x बढ़ते बढ़ते किसके बराबर ना हो जाए? रॉड की लंबाई l के बराबर। तो लिमिट बोलो क्या लगेगी? x बराबर 0 से लेकर x बराबर l तक। तो हम करने जा रहे हैं बेटा इंटीग्रेशन। हम टुकड़े इकट्ठा कर रहे हैं 0 से लेकर के l तक, और इधर भी कर लो इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो चीजों को इकट्ठा करने का, जोड़ने का काम करता है। आपस में बातचीत नहीं, प्लीज बिल्कुल शांत रहें। डी आई का इंटीग्रेशन बोलो बेटा, जी डी आई का पहले इंटीग्रेशन बोलो आई, इधर बोलो बेटा। क्या डीएम जानते हो? अभी सोचा था क्या है था, एम बाई एल इंटू, क्या समझ में आ रहा? शाबाश बेटा शाबाश। तो डीएम की जगह एम बाई एल इंटू डीएक्स। सो इंटीग्रेशन एम बाई एल इंटू डीएक्स, पड़ोस में कौन लिखा है? एक्स स्क्वायर। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से बराबर। अच्छा, पूरी रॉड का मास कैसा? कांस्टेंट। लंबाई कैसी? कांस्टेंट। तो मास बाई लंबाई भी कैसी? कांस्टेंट। एम बाई एल बाहर। अब कौन फंसा इंटीग्रेशन में? कोई फंस गया, देखो जरा कौन फंस गया? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होने जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में? डीएक्स। लिमिट बोलो कहां से कहां तक? 0 से एल। आई बराबर बेटा, आई बराबर एम बाहर एल बाहर, करो इंटीग्रेशन किसका? एक्स स्क्वायर का। आंसर बोलिए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर 1 बढ़ा दो, 2 पावर में बढ़ाओगे 3, अपॉन में भी कितना? 3। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से एल। एक्स की पावर 2 में 1 बढ़ाओ 3, और जो ऊपर आता वही नीचे कॉपी कर दो। इंटीग्रेशन का ही तरीका, पावर 1 बढ़ाइए, नीचे कॉपी करिए। लिमिट 0 से एल। लिमिट रखो, एम अपनी जगह, एल अपनी जगह। हम जा रहे हैं लिमिट अप्लाई करने। लिमिट अप्लाई करते वक्त पहले लगाओगे अपर लिमिट, फिर लगाओगे लोअर लिमिट। तो चलो भाई, एम बाई एल बाहर। अच्छा 3 कैसा है? इसे बाहर कर लो, 3 बाहर। डब्बे के अंदर कौन बचा? डब्बे के अंदर कौन बचा? एक्स क्यूब। पहले रखो अपर लिमिट, तो बन जाएगा एल क्यूब माइनस, फिर क्या बन जाएगा? 0 क्यूब। अच्छा 0 क्यूब का वैसे भी कोई इंपॉर्टेंस? जब एक एक स्टेप कर रहे हैं बेटा, प्लीज कोई भागने वाली रफ्तार नहीं, इतनी तो आपको रफ्तार पकड़नी ही पड़ेगी। थोड़ी प्रैक्टिस करिए अगर आप रफ्तार में कमजोर हैं, इससे कम उम्मीद ना करिए। एम बाहर, 3 एल बाहर, ऊपर क्या आ रहा? एल का क्यूब। अच्छा 0 से कोई मतलब? तो 1 पावर इसकी हटा दो, 1 पावर इसकी हटा दो, आंसर आपके सामने तैयार है। आई बराबर, कल हम लोग इसी चीज को शॉर्टकट तरीके से भी निकाल कर देखेंगे विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पेन मत बंद करना, हाथ तोड़ देंगे। एक सवाल और सीखो यार प्लीज, बेटा एक बात सुनो ध्यान से। क्या आपकी तुरंत कहीं क्लास है? शाबाश, बहुत अच्छा बच्चा ये। अच्छा एक बात बता दो, हम किसका सवाल नहीं कराएंगे, मुझे हेल्प कर दो, खाली आंसर दो बेटा। क्या तुमने इसको पहले भी कभी देखा है? कौन है? लैम्डा है। क्या है? तो लैम्डा जरूरी है कि कांस्टेंट हो? वेरिएबल भी हो सकता है। क्या फर्क पड़ता है? लैम्डा की जगह उठाकर डीएम को लिखने का तरीका हम लोगों ने आपको सीखा था। डीएम बराबर लैम्डा इंटू, तो लैम्डा अगर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के, और अगर वेरिएबल है तो क्या उसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा? इसी मुद्दे पर हम लोग एक सवाल करेंगे। 1 मिनट। ट्रांसलेटरी मोशन के लिए कौन चाहिए? रोटेटरी के लिए कौन चाहिए? जो काम ट्रांसलेटरी में मास यानी इनर्शिया करता, वही रोटेटरी में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब केवल मास से कि मास के डिस्ट्रीब्यूशन से। कौन सी बॉडी जल्दी चल जाएगी? बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो कि ज्यादा? अगर कम होगा तो स्टेट में चेंज आसान होगा कि डिफिकल्ट होगा? आसान होगा। याद करो, जिस प्रकार लीनियर वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करी जाती है, वैसे एंगुलर वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन ओमेगा। जो काम लीनियर मोमेंटम करता है वही काम एंगुलर। अगर लीनियर मोमेंटम में चेंज करना तो क्या लगाना पड़ेगा? जवाब नहीं दे रहे हो, जवाब नहीं। अगर लीनियर मोमेंटम में चेंज करना है तो, और अगर एंगुलर में चेंज करना है तो? अच्छा अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो क्या मोमेंटम चेंज होगा कि वही रहेगा? कौन सा मोमेंटम, लीनियर की एंगुलर? अगर लीनियर मोमेंटम में चेंज नहीं तो इसका मतलब P इनिशियल बराबर P, और अगर एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं तो L इनिशियल बराबर L। जिस प्रकार P का फार्मूला P बराबर M मल्टीप्लाई बाई V, वैसे L का फार्मूला L बराबर I मल्टीप्लाई बाई अरे P बराबर mv तो L बराबर I ओमेगा। जिस प्रकार ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ ऑफ mv स्क्वायर, वैसे रोटेटरी होती है हाफ ऑफ I ओमेगा स्क्वायर। एक लास्ट आंसर, अगर आपके पास सिंगल मास सिस्टम है तो उसका जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने का तरीका I बराबर mr स्क्वायर।
मास मोर देन 1 है तो सबका अलग अलग निकालो और उनको क्या करो, जोड़ दो। वेक्टर से ऐड करो कि स्केलर ऐड करो, तो क्या सीधे सीधे ऐड कर दे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पूछा जाए तो स्केलर है कि वेक्टर है कि टेंसर है, टेंसर क्वांटिटी है। लास्ट क्वेश्चन में बता दो, अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट निकालोगे कि डीआई निकाल के, और डीआई निकालने के बाद आप उसका क्या करते हो, और इंटीग्रेशन में लिमिट कहां से कहां तक लगाते हो, जहां से जहां तक। कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब हम लोग कल पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सीखेंगे, फिर उसकी बात करेंगे। ठीक, वेलकम बच्चों।